हाय दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915। ये बहुत ही शानदार एक्ट है और थोड़ा सा बड़ा है, तो थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा, लेकिन सारा का सारा इसमें क्लियर हो जाएगा। इसमें जो है अपनी 79 जो है सेक्शन से 69 धाराएँ हैं, 9 अध्याय हैं और 2 जो है अनुसूचियाँ इसमें हैं। 9 अध्यायों में ये पूरा का पूरा जो है अपना अधिनियम बटा हुआ है। तो इसको अपन जो है आके देखते हैं। तो जो ये अपना अधिनियम है, ये शराब से संबंधित है। शराब का कैसे विक्रय होगा, कैसे बनेगी और कैसे इसके लाइसेंस वगैरह मिलेंगे, जो इसका उल्लंघन करेगा उसके लिए क्या शास्तियाँ हैं, इन सब का जो है अपन इसमें पढ़ेंगे। तो अध्याय 1 पढ़ते हैं, प्रारंभ। और इसकी एक खास बात है कि ये 1 जनवरी 1959 से प्रवर्त्य माना गया है। ठीक है, 1915 का है, तो बनता रहा। पहले मध्य प्रांत बना, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता गया। और जब हमारा मध्य प्रदेश राज्य का पुनः गठन हुआ, तो उसके बाद से फिर ये बरार भी इसमें शामिल हो गया। तो इसकी कुछ हिस्ट्री है जिससे हम ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो इसलिए 1915 का है और 1 जनवरी 1959 से लागू माना गया है। इतना आपको याद रखना है, बस, और कुछ नहीं। तो अध्याय 1 है, प्रारंभिक अधिनियम मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 कहा जा सकेगा। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ है, पूरे मध्य प्रदेश पर है। ठीक है, तो अब परिभाषाएं कुछ पढ़ लेते हैं अपन। इसकी परिभाषाएं क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं परीक्षा की दृष्टि से भी और अधिनियम को समझने की दृष्टि से भी। तो इसमें ABCD करके नहीं है, 2 1 2 2 2 3 2 4 ऐसे करके परिभाषाएं, तो जल्दी याद हो जाती हैं, ज़्यादा समस्या उनको याद करने में नहीं होती। तो सबसे पहले है बियर की परिभाषा। बियर के अंतर्गत एल, स्टाउट, पोर्टर तथा समस्त अन्य किण्वित मदिराएँ आती हैं जो सामान्यतः थब्बिया माल्ट से बनी होती हैं। तो बियर के अंतर्गत क्या क्या आती है, एल होता है, ALE, स्टाउट, पोर्टर और समस्त किण्वित जो आसवन विधि द्वारा बनाई जाती है, सब मदिराएँ आती हैं। ठीक है, तो ये एक मदिरा होती है और जो थब्बिया माल्ट से जो है बनी होती हैं। अब आता है कि बोतल भरना क्या कहलाता है। तो बोतल भरने से जो आता है यहाँ पे विक्रय के प्रयोजन के लिए। सबसे बोतल भरना ऐसे नहीं कि आपने किसी भी पात्र में कुछ भर लिया तो बोतल भरना हो गया, नहीं, विक्रय के प्रयोजन से। उसका प्रयोजन क्या होना चाहिए, विक्रय, कि उसको बेचना है। पीपे या अन्य पात्र से पिक्के होते हैं या ड्रम वगैरह से। ठीक है, बोतल में, काय में, बोतल में, घड़े में या कुप्पी में या अन्य वैसे ही पात्र में अंतरित करना। और बोतल भरने के अंतर्गत बोतल का पुनः भरा जाना भी आता है। तो अगर एक बोतल खाली होकर बिक जाती है और फिर से उसमें दोबारा अगर भरा जाता है शराब को, तो वो भी बोतल भरना आता है। तो पीपे या अन्य पात्र से, बड़े बर्तन से विक्रय के लिए छोटे पात्रों में, जैसे काय में, बोतल में, घड़े में, कुप्पी में या अन्य वैसे ही पात्र में भरते हैं, तो ये बोतल भरना कहलाता है। ठीक है, और बोतल को पुनः भरना भी बोतल भरने के अंतर्गत आता है। अब आता है मुख्य आगम अधिकारी हमारा तीसरे में। तो मुख्य आगम अधिकारी और राजस्व अधिकारी में अलग अलग अंतर है। आगे राजस्व अधिकारी की परिभाषा आपको मिलेगी। तो आगम अधिकारी, तो जिसको राज्य सरकार घोषित करेगी, वो मुख्य आगम अधिकारी कहलाएगा। सामान्य मद्यपान गृह क्या होता है, जो आपने देखा होगा लिखा होता है पीने के लिए उत्तम व्यवस्था, बैठकर पीने के लिए उत्तम व्यवस्था। तो जहाँ पर भी इनका भी एक लाइसेंस होता है और जिसकी ज़मीन होती है, वो कुछ पैसा लेके उस ज़मीन के किराए के बदले में या पीने की व्यवस्था देने के बदले में, वो अपने लाभ के लिए जो काम करता है, को 10 रुपये या 20 रुपये लेता है और वहाँ पर बैठा के पिलाता है, वो सामान्य मद्यपान गृह कहलाता है, जिसको अहाता भी कहते हैं। ड्रेनेज क्या होता है, अगर मदिरा को किसी ऐसी रेती से इस तरीके से बना दिया जाता है कि वो मानवीय उपयोग के लिए क्या हो जाती है, अनुपयुक्त हो जाती है, फिर मानव जो है उसका सेवन नहीं कर सकता है, उसको विप्रकृति या डिनेचर्ड जो है कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा। अभी तक यहाँ पे जो अभी आपकी मुख्य परिभाषाएं थी, बियर, बोतल में भरना, और इसके बाद आती है 6 नंबर की परिभाषा, आबकारी कर योग्य वस्तु। जिन पर आबकारी कर लगाया जा सकता है उनको आबकारी कर योग्य वस्तु कहते हैं। तो उपधारा 6 कह लीजिए, नंबर 6 कह लीजिए, इसमें इसको डिफाइन किया गया है। तो मानवीय उपयोग के लिए कोई भी अल्कोहलीय मदिरा, कोई भी अल्कोहलीय मदिरा जिसका मानव उपयोग कर सकता है, वो कर योग्य वस्तु है आबकारी की। कोई भी मादक औषधि या NDPS एक्ट के अंतर्गत जो उपधारा 15 में अफीम की परिभाषा दी गई है वो, या जो पापिस्ट्रा उपधारा 18 में जो परिभाषा दी गई है, तो अफीम और पापिस्ट्रा NDPS की 2 चीज़ें इसमें आती हैं।
कोई भी मादक औषधि आती है, कोई भी अल्कोहलीय मदिरा जो मानवीय उपयोग के लिए होती है, ठीक है, तो उसको अपन जो है इसमें सम्मिलित कर लेते हैं। अब 6 का आती है, नंबर है 6 का ये, आबकारी शुल्क तथा प्रतिशुल्क क्या कहलाता है। तो जो संविधान की अनुसूची 7वीं है उसकी सूची 2 है, सूची 2 अर्थात राज्य सूची। 3 सूचियाँ हैं 7वीं अनुसूची में, ठीक है। तो वहाँ पर पहले है संघ सूची, जिसमें ऐसे विषय डाले गए हैं जिनमें केंद्र सरकार नियम बना सकती है, 2 में राज्य सूची बना सकती है और 3 में समवर्ती सूची। तो सूची 2 जिसमें राज्य सरकार नियम बना सकती है, प्रविष्टि 51 नंबर पर जो लिखा हुआ है, ठीक है, वही शुल्क जो है आबकारी शुल्क या प्रतिशुल्क माना जाएगा। ये 6 का कहती है। अब मैंने बताया था 7 में है, वहाँ पर 3 पर था आगम अधिकारी और यहाँ पर 7 नंबर पर है आबकारी अधिकारी, ठीक है। तो आबकारी अधिकारी से कलेक्टर या कोई अन्य व्यक्ति जिसको धारा 7 के अधीन राज्य सरकार नियुक्त करेगी वो आबकारी अधिकारी कहलाएगा। इतना था, कलेक्टर तो होती होता है, लेकिन अन्य व्यक्ति को भी धारा 7 के अंतर्गत जो है कर सकती है। कौन कर सकती है? राज्य सरकार। आबकारी राजस्व क्या होता है? तो आबकारी राजस्व वो होता है जो मदिरा या मादक औषधियों से प्राप्त होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो होता है आबकारी राजस्व। लेकिन इसमें अगर कोई जुर्माना लगाया जाता है, दंड दिया जाता है और वो पैसा मिलता है तो वो आबकारी राजस्व में नहीं आता है, वो गवर्नमेंट को अलग रूप में चला जाता है। बाकी सब आबकारी राजस्व कहलाता है। जैसे लाइसेंस से जितना भी पैसा आया, उस पर टैक्स मिला या जो भी पैसा मिला, सब आबकारी राजस्व कहलाता है। लेकिन अगर मान लो न्यायालय ने 5,000 का जुर्माना लगाया किसी व्यक्ति को, ठीक है, या दंडाधिरोपित किया या कर लगाया, फीस, ये सब जो है इसमें नहीं आते हैं, जुर्माने को छोड़कर, ठीक है। किसी शुल्क, फीस, कर, शास्ती, संदा ये सब आते हैं, ठीक है, या अधिग्रहण से उत्पन्न होता है। लेकिन केवल न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना छोड़ा जाता है। बाकी जो भी फीस, कर, शुल्क जो भी मिलता है सब क्या कहलाता है? आबकारी राजस्व कहलाता है, केवल न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने को छोड़कर, ठीक है। अब इनमें हमें जो है नहीं पढ़ना है, ठीक है। केवल निर्यात आयात में इतना याद रखना है कि इसमें निर्यात और आयात भारत के बाहर का नहीं माना जाता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में भी अगर जा रहा है तो वो आयात निर्यात जो है इसमें माना जाता है, ठीक है। मादक द्रव्य से अभिप्रेत है मादक मदिरा या मादक औषधि। अब इम्पोर्टेंट परिभाषा आती है 12, मादक औषधि से क्या क्या विपरीत है, मादक औषधि क्या क्या कहलाती है। 12 नंबर पे परिभाषा दी गई है। वैसे तो इसकी सारी परिभाषा इम्पोर्टेंट है, 2-3 जो छोड़ सकते हैं, 1-2 मैंने पहले छुड़वा दी हैं बीच में और 1-2 बाद में छुड़वा दूंगा, बस बाकी सब इम्पोर्टेंट है। तो 1, 2, 3 और 4। तो भारतीय भांग के पौधे कैनबिस सैटिवाइल जो होते हैं, इनकी पत्तियां, छोटे डंठल, फूले तथा फलने वाले सिरे और उसके अंतर्गत भांग, सिद्धि या गांजा के नाम से। तो इन 3 नामों को आप याद रख लेना, भांग, सिद्धि या गांजा, ये मादक औषधि में आती है। सब भांग के पौधे से जो है प्राप्त होते हैं। इनकी पत्तियाँ, छोटे डंठल या फूलने फलने वाले जो सिरे होते हैं ऊपर के ये सब इसमें आ जाते हैं। दोस्तों तबीयत ख़राब है इसलिए वीडियो नहीं आ पाया है, लेकिन फिर भी मैं एडजस्ट करता हूँ, थोड़ा आप भी एडजस्ट करना, इतनी आवाज़ क्लियर नहीं आ पाएगी। दूसरा विलोपित हो गया है। तीसरा जो है मादक औषधि के उपर्युक्त रूपों में से किसी भी रूप का मिश्रण जो निष्प्रभावी सामग्री सहित या रहित हो या उससे तैयार किया गया कोई भी पेय है, ठीक है। तो ये निष्प्रभावी जो पदार्थ होते हैं इनके साथ या इनके बिना जो भी मादक औषधि होती है ये सब काय में आती हैं? मादक औषधियों में आती हैं। इनसे जो भी कोई पेय पदार्थ अगर बनाया जाता है तो वो मादक औषधि में आ जाते हैं। 4 नंबर पे आती है कोई ऐसी अन्य मादक या स्वापक वस्तु जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा मादक औषधि घोषित करे, ठीक है, और वो NDPS एक्ट के अंतर्गत स्वापक औषधि ना हो। अगर वहाँ पर स्वापक औषधि घोषित कर दी गई है तो फिर वो NDPS के अंतर्गत दी जाएगी। अगर वो नहीं है और उसको मादक औषधि घोषित किया गया है तो वो यहाँ पे मादक औषधि एक्ट के अंतर्गत मानी जाएगी। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा आती है 13 नंबर की, मदिरा, ठीक है। मदिरा से अभिप्रेत है मादक मदिरा और उसके अंतर्गत द्राक्षासार, स्पिरिट ऑफ वाइन जो ये होती है, इंग्लिश में वाइन कहा जाता है इसको, ये सब आती है इसके अंतर्गत। स्पिरिट शराब, ताड़ी, बियर भी दारू में आती है, मदिरा में आती है। तरल पदार्थ जो अल्कोहल से बने हों, कैसे तरल पदार्थ जो अल्कोहल से बने हों या जिनमें अल्कोहल हो, तथा कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा नियम की मदिरा घोषित करे, ये सब के सब इसमें जो है आ जाते हैं। विनिर्माण की परिभाषा मत पढ़िएगा, कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ने से। आगे आती है स्थान की परिभाषा जो है आप पढ़ सकते हैं,
ठीक है। तो इसके अंतर्गत 15वें स्थान है गृह भवन दुकान अस्थायी कोष्ठ। ऐसे पूछ लेते हैं कि ये आता है कि नहीं आता है, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, एक छिपा लेंगे। ठीक है, तो डेरा घेरा स्थल जलयान बेड़ा और यानी सब इसमें जो भी आते हैं। ठीक है, तो केवल विक्रय के अंतर्गत केवल दान नहीं आता है, बाकी सब चीज़ें विक्रय के अंतर्गत इसमें आती हैं। ठीक है, अब इस वर्ड की परिभाषा आप छोड़ सकते हैं। आपको पढ़ना है ताड़ी। ताड़ी ताड़ वृक्ष से खींचा गया रस जो है, ठीक है, किण्वित हो या अकिण्वित हो, सब ये क्या कहलाते हैं, ताड़ी कहलाते हैं। परिवहन में केवल आपको इतना याद रखना है कि राज्य के भीतर ही परिवहन कहलाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट का जो है परिवहन कहलाता है। आती है सेक्शन 4 आपकी, यह घोषित करने की शक्ति की कौन सी मुद्रा क्रमशः देसी है और कौन सी विदेशी है। तो ये राज्य सरकार है। राज्य सरकार अधिसूचना में जिसको देसी मुद्रा घोषित करेगी वो देसी कहलाएगी, और जिसको विदेशी घोषित करेगी वो विदेशी कहलाएगी। फुटकर थोक विक्रय की परिभाषा, तो राज्य सरकार अलग अलग मुद्राओं के लिए अलग अलग बता देगी कि इसकी कितनी मात्रा फुटकर कहलाएगी और कितनी जो है थोक कहलाएगी, और एक मुद्रा की अलग अलग क्वालिटी की मात्रा अलग अलग हो सकती है थोक और फुटकर के लिए। ठीक है, अधिनियमिक बेरामती है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आता है अध्याय 2, स्थापना और नियंत्रण। ठीक है, स्थापना एस्टेब्लिशमेंट और उसकी शक्तियाँ, जो अधिकारी वगैरह नियुक्त होंगे। तो जो धारा 7 वेरी वेरी जो है इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा संपूर्ण राज्य या उसके किसी निर्दिष्ट भाग के लिए, या तो पूरे राज्य के लिए या उसके किसी भाग के लिए, एक अधिकारी जो इसमें इसके पश्चात आबकारी आयुक्त के नाम से निर्दिष्ट होगा। सबसे बड़ा जो आबकारी का अधिकारी होता है वो आबकारी आयुक्त होता है। ठीक है, एक्साइज कमिश्नर जो है वो होता है। नियुक्त कर सकेगी जो ऐसे नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जैसा कि राज्य सरकार निर्देशित करे, आबकारी विभाग के प्रशासन आबकारी आगम के संग्रहण का अधीक्षण करेगा। ठीक है, ये सब सुप्रीडेंट होगा इसका। ठीक है, सुपरविजन करेगा, जो भी पैसा आएगा या जो भी उसके संबंधित सारे क्रियाकलाप होंगे आबकारी संबंधित, वो सारे के सारे आबकारी आयुक्त आपका जो है करेगा। कलेक्टर से भिन्न किसी व्यक्ति को, कलेक्टर से भिन्न, कलेक्टर को नहीं, कलेक्टर से भिन्न किसी व्यक्ति को, या तो कलेक्टर के साथ ही कि आप कलेक्टर के साथ काम करें, या उसकी अधीनस्थता में काम करें, उसके नीचे काम करें, या उससे पृथक रहते हुए ऐसे नियंत्रण के अधीन, जैसा कि राज्य सरकार की आपको उनके अंडर में रहना है। ठीक है, कलेक्टर को प्रदत्त समस्त शक्तियों के या उनमें से किन्हीं शक्तियों को प्रयोग करने के लिए, ठीक है, नियुक्त कर सकती है। कलेक्टर के जो पावर है वो कलेक्टर के पास तो रहेंगे ही रहेंगे। किसी अन्य व्यक्ति को भी कलेक्टर के साथ या उसके अधीनस्थ या अन्य व्यक्ति के अधीनस्थ कलेक्टर की कुछ या सभी शक्तियाँ दे सकती हैं कि आप इन शक्तियों का आबकारी के संबंध में जो है प्रयोग करें, कलेक्टर से भिन्न, क्योंकि कलेक्टर को तो ऑलरेडी सारे के सारे पावर्स हैं ही। अब आती थी आबकारी विभाग के किसी ऐसे वर्ग होता है, ऐसे पदाधिकारी शक्तियों, मतलब आबकारी विभाग के जो वर्ग होते हैं या ऐसे पद होते हैं, शक्तियाँ, कर्तव्य, ठीक है, तो ऐसे अन्य अधिकारी भी जो है नियुक्त राज्य सरकार कर सकती है अपने हिसाब से, अलग अलग राज्य सरकारें कर सकती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो भी और कोई आवश्यकता यहाँ पढ़ने नहीं है नहीं, क्योंकि ये प्रत्याहरण वगैरह लिखा है, तो प्रत्याहरण भी कर सकती है, दे सकती है, बढ़ा सकती है, सब कुछ कर सकती है। ठीक है, अब आती है 7 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उड़नदस्तों की स्थापना। ठीक है, तो राज्य सरकार उड़नदस्तों की स्थापना करेगी, जो छापे मारेगा, जो समय समय पे जाके नियमों का देखेगी कि कहीं किसी ठेके पे या कहीं जहाँ मदिरा का निर्माण हो रहा है वहाँ पे उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई ठेकेदार उल्लंघन नहीं कर रहा, कहीं शराब तो इलीगल तरीके से नहीं बेची जा रही, नहीं बन रही है। ठीक है, तो समय समय पर ये जो है धारा 7 के अधीन इसको शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी उड़नदस्ते को। तो ये उड़नदस्ता जो है, उड़नदस्ता विजिलेंस कहलाती है। ठीक है, भैया विजिलेंस आ गई। ठीक है, तो ये विजिलेंस है। ठीक है, तो ये छापे मारेगी, जगह जगह पर अधिकारी कुछ इसमें नियुक्त कर दी जाती है, इनको पावर्स दे दी जाती है, तलाशी वगैरह ये ले सकते हैं और ये अपना जो है काम कर सकते हैं। तो ये उड़नदस्तों की स्थापना इसमें हो जाती है। आता है अध्याय 3 आयात निर्यात तथा परिवहन। तो आयात निर्यात तथा परिवहन, धारा 8 आयात निर्यात या परिवहन का प्रतिषेध करने की शक्ति। आयात निर्यात या परिवहन का प्रतिषेध करने की शक्ति राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य में सर्वत्र या किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र में किसी मादक द्रव्य के आयात निर्यात का प्रतिषेध कर सकेगी। ठीक है, या तो पूरे राज्य में या किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र में कि मादक द्रव्य का ना तो आयात होगा ना निर्यात होगा, ऐसा प्रतिषेध राज्य सरकार कर सकती है।
ठीक है। परिवहन का प्रतिषेध कर सकती है कि कोई मादक द्रव्य एक जगह से दूसरी जगह तक जो है नहीं ले जाया जाएगा। जो महुआ होता है अपना देसी, इसको महुआ भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बेसिया लेटिफोलिया तथा बेसिया लाजीफोलिया भी कहते हैं। ठीक है। तो मदिरा के निर्माण के लिए जो इसका उपयोग होता है, इसके नियंत्रण के लिए भी उपबंध जो है कर सकती है। ठीक है। और बाकी इन दो चीज़ों का तो प्रतिषेध कर ही सकती है, तो राज्य सरकार ऐसा कर सकती है धारा 8 के अंतर्गत। अब आयात निर्यात या परिवहन पर निर्बंधन। ठीक है। अब ये प्रतिषेध कर रही थी कि ऐसा नहीं होगा। अब निर्बंधन माने कुछ शर्तियों के अधीन आयात निर्यात या परिवहन होगा, इसके लिए उपबंध धारा 9 में बताए गए हैं। ठीक है। तो राज्य सरकार यहाँ पर प्रतिषेध कर रही थी, अब यहाँ पे लाइसेंस वगैरह मंजूरी से आप ऐसा कर सकते हैं। राज्य सरकार की मंजूरी के बिना किसी मादक द्रव्य का आयात निर्यात या परिवहन नहीं किया जाएगा, इसका मतलब ये है। तो मतलब मंजूरी से किया जा सकता है, कब? ए और बी पढ़ेंगे। किसी भी ऐसे शुल्क जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन दायित्व दिनों समुदाय के पश्चात या ऐसे समुदाय के लिए बंद नाम के निष्पादन के पश्चात और राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश की जा रही शर्तों का अनुपालन करने पर ही किया जाएगा। तो जब राज्य सरकार मंजूरी दे देगी कि भैया इतनी फीस जमा करो और इन शर्तों के अधीन ही आयात निर्यात और परिवहन होगा, तो उन्हीं शर्तों के अधीन और वह फीस जमा करने के बाद ही हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो बिना मंजूरी के नहीं होगा। आती है धारा 10 आयात निर्यात परिवहन के लिए पास की आवश्यकता। पास की आवश्यकता होती है, पास बना दिए जाते हैं ऐसी मात्रा से अधिक जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा साधारणतः किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए विहित करे। किसी भी मादक द्रव्य का आयात निर्यात या परिवहन इस अधिनियम के योजना के अधीन जारी किए गए या जारी किए गए समझे के पास के अधीन किया जाएगा, अन्यथा नहीं। जितनी भी एक सीमा नियत कर देगी राज्य सरकार के 5 पौए 10 पौए, इससे ज़्यादा कोई लेके नहीं चलेगा, परिवहन नहीं करेगा, आयात निर्यात नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसके लिए पास की आवश्यकता होगी, तो उस पास के साथ ही आयात निर्यात परिवहन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो आयात निर्यात परिवहन के लिए पास मिलेगा कैसे? आप सुनो। अभी तो आवश्यकता होगी 10 में बताया गया है, अब लेकिन इसके लिए पास मिलेगा कैसे, ये धारा 11 बताएगी। मादक द्रव्यों की आयात निर्यात परिवहन के लिए कलेक्टर द्वारा पास मंजूर किए जाएंगे। कौन पास करेगा मंजूर? कलेक्टर पास देगा। परंतु ऐसे मादक द्रव्यों के जिन्हें की आबकारी आयोग समय समय पर यह अवधारित करे कि आयात निर्यात और परिवहन के लिए पास केवल आबकारी आयोग से मंजूर किए जाएंगे। ठीक है। तो वह वही करेगा और कोई दूसरा व्यक्ति जो है नहीं करेगा। तो सामान्यतः तो पास कौन देगा? कलेक्टर देगा, लेकिन आबकारी आयुक्त एक लिस्ट बनाएगा कि इन मादक द्रव्यों का पास केवल आबकारी आयुक्त देगा, तो फिर उसका आबकारी आयुक्त ही देगा और कोई कलेक्टर का जो है नहीं दे सकता है। आएगा 12 अन्य अधिकारी द्वारा जारी किए पास इस अधिनियम के अधीन मंजूर किए गए पास समझे जाएंगे। आबकारी आयुक्त साधारण विशिष्ट आदेश द्वारा किसी भी व्यक्ति को कह सकता है कि सशक्त कर सकता है किसी अधिकारी को कि आप भी पास जारी कर सकते हैं, तो वो भी पास जारी कर देंगे, तो वो भी पास जो है मान्य होंगे। कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। 12 अब आती है, इसमें केवल 11 ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, 10 भी को पढ़ सकते हैं, लेकिन 11 ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। कलेक्टर करता है या कुछ स्पेशल में आबकारी आयुक्त ही करता है और कोई जो है नहीं कर सकता है। आपका आ जाता है अध्याय 4 विनिर्माण कब्जा तथा विक्रय। अब कैसे इसका विनिर्माण होगा, बनेगी और कब्जा और विक्रय के बारे में लाइसेंस वगैरह जो है आपके यहाँ पे अब शायद दिए जाएंगे। आती है धारा 13 मादक द्रव्यों के विनिर्माण आदि के लिए अपेक्षित अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस के लिए विनिर्माण यानी बनाने के लिए निम्नलिखित के संबंध में मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के प्राधिकार के अधीन तथा उसके निबंधों और शर्तों के अधीन रहते हुए। तो किन किन चीज़ों के लिए जो चीज़ें बताई गई हैं, इनके लिए एक लाइसेंस की आवश्यकता होगी और इसको कुछ शर्तें होंगी, उसके अंतर्गत ही ये काम होंगे। नीचे वाले कौन कौन? किसी भी मादक द्रव्य का विनिर्माण या संग्रह किया जाना। कोई मादक द्रव्य कब बनेगा या उसको इकट्ठा किया जाएगा? किसी भी भांग के पौधे हेम प्लांट की खेती करना, किसी भी ताड़ी उत्पन्न करने वाले वृक्ष को सिद्धित किया जाएगा और किसी वृक्ष से ताड़ी निकाली जाएगी। कोई मात्रा विक्रय के लिए बोतल में भरी जाएगी। ठीक है। कुछ नहीं होगा, ये सब चीज़ें कब बिना लाइसेंस के नहीं हो पाएंगी। किसी भी डिस्टिलरी या ब्रूअरी का निर्माण किया जाएगा या वह चलाई जाएगी
और कोई भी व्यक्ति ताड़ी से भिन्न किसी भी मादक द्रव्य के निर्माण के प्रयोजन के लिए कोई भी सामग्री भक्का पात्र उपकरण या साधन उपयोग में लाएगा उनके पास ही अपने कब्जे में रखेगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो ताड़ी निकालने के लिए तो लाइसेंस की आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए भक्का वगैरह उसको आसवन मासवन विधि की जो सामग्री है उसको बिना लाइसेंस के भी रख सकते हैं। बाकी अन्य के लिए लाइसेंस की आवश्यकता यहाँ पे होगी, परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि इस धारा के उपबंध इस संबंध में निर्दिष्ट किए गए किसी भी क्षेत्र में शर्तों के अधीन रहते हुए जैसे कि वह भेद करे ताड़ी निकालने वाले संबंध में लागू नहीं होंगे। ताड़ी को छोड़ भी सकते हैं कि ताड़ी को ना लाइसेंस की आवश्यकता हो, और क्योंकि ताड़ी के लिए अलग से पट्टा भी दे देते हैं। ठीक है, तो और कोई इसमें ज़्यादा उपयोग की बात नहीं है। ठीक है, या किसी बंजारे वगैरह होते हैं उनके लिए कुछ छूट दे देते हैं कि आप अपने घर के लिए खुद को पीने के लिए शराब निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिनकी परंपरा में शराब पीना, देसी शराब पीना है, जैसे बंजारों वगैरह को 2-5 पौवे की छूट जो है दे दी जाती है। डिस्टिलरियों और भंडागारों का स्थापन तथा या अनुज्ञापन, तो जो डिस्टिलरी सेंटर होंगे या भंडागार होंगे उनकी स्थापना अनुज्ञापन में लाइसेंस आबकारी आयुक्त, यहाँ पर कौन, आबकारी आयुक्त ऐसी डिस्टिलरी स्थापित कर सकेगा जैसे में धारा 13 के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के अधीन शर्त पर राज्य सरकार करे स्पिरिट का निर्माण किया जाए स्पिरिट यहाँ पे बनाई जा सकेगी। ऐसा लाइसेंस आबकारी आयुक्त जो है दे सकता है। ठीक है, बंद कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। ठीक है, उसके कार्यकारण के लिए अनुज्ञप्ति दे सकता है। तो इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये धारा 14 आपकी है नहीं, तो इसको इतना बस एक बार पढ़ लेना और जाए छोड़ देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, डिस्टिलरी ब्यूरो या भंडारण के स्थान से हटाए जाने पर शुल्क का संदाय, तो इसको बस पढ़ लेते हैं, आपके ज्ञान के लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी डिस्टिलरी या ब्यूरी हटाता है तो उसको एक पैसा चुकाना पड़ेगा, एक निश्चित शुल्क चुकाना पड़ेगा, या उसको चुकाने का बंद पत्र भरना पड़ेगा कि 3 दिन में मैं चुका दूंगा। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में वो जो है नहीं हटा पाएगा। इतना है। अब आता है अब 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, 16, 17, 18 यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट आती हैं। तो मादक द्रव्यों का साधारणतया कब्जा, मादक द्रव्यों का साधारणतया कब्जा, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी मादक द्रव्य के कब्जे के लिए मात्रा किसी में भेद कर सकेगी कि कितना कोई व्यक्ति, आम व्यक्ति बिना लाइसेंस के कितने अपने कब्जे में मादक द्रव्य रख सकता है। इसके संबंध में मात्रा कौन भेद करेगा, राज्य सरकार। परंतु उसकी विभिन्न क्वालिटियों के लिए विभिन्न सीमाएं भेद की जा सकती हैं। जैसे मान लो एक मदरा है, जैसे मान लो बियर है। ठीक है, तो एक बियर के लिए एक सामान्य कि इतने से ज़्यादा कोई बियर नहीं रख सकता है अपने पास, लेकिन उसकी अलग अलग क्वालिटी के लिए अलग अलग सीमाएं नियुक्त हो सकती हैं। ठीक है, कोई ही व्यक्ति धारा 1 के अधीन सीमा से अधिक किसी मादक द्रव्य की कोई भी मात्रा, ठीक है, नहीं लेगा। अब नहीं लेगा तो कब करेगा, लाइसेंस से। ऐसे मादक द्रव्य के निर्माण, खेती, संग्रह, विक्रय, पदार्थ संबंधी अनुज्ञा या ऐसे मादक द्रव्य की आयात निर्यात परिवहन संबंधी पास के या इस अधिनियम के अधीन मंजूर किए गए अनुज्ञा पत्र के प्राधिकार के अधीन तथा उसके निर्बंध व शर्तों के अनुसार ही अपने कब्जे में रख सकेगा, अन्यथा नहीं। या तो उसके पास विनिर्माण, खेती, संग्रह, विक्रय या प्रदाय के लिए अनुज्ञप्ति होनी चाहिए, या आयात निर्यात परिवहन के लिए पास होना चाहिए, या इसके लिए कोई अनुज्ञा पत्र होना चाहिए, तभी एक निश्चित सीमा से ज़्यादा मादक द्रव्य को अपने कब्जे में रख सकेगा, अन्यथा नहीं रख सकेगा। लेकिन उपधारा 2 किसी विदेशी मदिरा को लागू नहीं होगी। कब, जब कोई व्यक्ति अपने पीने के लिए शराब विदेश से लाया है, विदेशी मदिरा उसके पास रखी हुई है। ठीक है, विदेशी मदिरा उसके पास है और वो अपने किसी मित्र को विक्रय वगैरह कुछ पीने के लिए कर देता है, तो वो विक्रय नहीं माना जाएगा। या वो मर जाता है या पागल हो जाता है, दिवालिया हो जाता है और उसके घर वाले उस शराब को किसी व्यक्ति को बेचते हैं, तो वो विक्रय नहीं माना जाएगा। अन्यथा की स्थिति में सब विक्रय माने जाएंगे और बिना लाइसेंस के कोई विक्रय या कब्जे में नहीं रख पाएगा एक निश्चित सीमा से ज़्यादा। ठीक है, अब मान लो कोई 4 बोतल बाहर से ले आया विदेशी मदिरा उसके पास थी, 4 बोतल थी उसके पास, अब वो नहीं पी पा रहा या बीमार हो गया, तो वो किसी को भी दे देगा, तो वो विक्रय नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो उसका विक्रय का प्रयोजन नहीं है। उसको अपनी आज जो उसके पास माल पड़ा है उसको किसी को देना है और अपना पैसा जो है उससे निकालना है। ठीक है, तो ये इसमें छूट दी गई है। 17 मादक द्रव्यों के विक्रय के लिए अपेक्षित अनुज्ञप्ति। तो अभी तक अपन विनिर्माण आदि के लिए पढ़ रहे थे, तो अब ये है कि विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति जो 17 में लाइसेंस जो ठेकेदारों वगैरह को मिलते हैं लाइसेंस, ये विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति धारा 17 के अंतर्गत जो है मिलती है।
कोई भी मादक द्रव्य उस संबंध में मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के प्राधिकार के अधीन था उसके निबंधनों एवं शर्तों के अधीन ही बेचा जाएगा, अन्यथा नहीं। जब तक कोई लाइसेंस नहीं मिल जाएगा और उसमें जो शर्त वगैरह होंगी उस शर्तों पर ही उसका विक्रय किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं किया जाएगा। परंतु किसी भी वृक्ष से निकाली गई ताड़ी पर अधिकार रखने वाला व्यक्ति ऐसी ताड़ी किसी भी अनुज्ञप्ति के बिना ऐसे व्यक्ति को बेच सकेगा ताड़ी के निर्माण विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति। तो देखो, कोई भी विक्रय नहीं कर सकता है बिना लाइसेंस के, लेकिन अगर कोई व्यक्ति को ताड़ी निकालने का अधिकार प्राप्त है तो जो भी ठेकेदार है शराब बेचने वाला या बनाने वाला और जिसको विक्रय के लाइसेंस है जिसके पास बनाने का, तो उसको जाके वो विक्रय कर सकता है। तो वो विक्रय नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने उसको तो उसके पास ऑलरेडी लाइसेंस है खरीदने का, तो उसको बेची है, वो इसके पास निकालने का लाइसेंस है, तो ये मदिरा बेचना नहीं कहलाएगा। ठीक है। भांग के पौधे की खेती करने वाला व्यक्ति जो भांग खरीदने के लिए लाइसेंस वाला है उसी को बेच देगा, कोई विक्रय नहीं कहलाएगा ये क्योंकि ये शराब का विक्रय या मादक औषधि का विक्रय नहीं हो रहा है, ये अपने कच्चे माल को वहाँ पे पक्का करने के लिए बेच रहे हैं। तो इनके पास निकालने का खेती करने का लाइसेंस है, उनके पास खरीदने का लाइसेंस है। ठीक है, आप सी देख लेते हैं। इस धारा की कोई बात किसी भी ऐसी विदेशी मुद्रा के विक्रय को लागू नहीं होगी जो प्राइवेट उपयोग के लिए विधिपूर्वक बुलाया था और अब किसी को बेच रहा है या मर गया है तो उसके घर वाले बेच रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से राज्य संघ क्षेत्र में या राज्यों में आबकारी विधि के अधीन विक्रय संबंधी अगर अनुज्ञप्ति है तो ही वो बेच पाएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं बेच पाएगा। ठीक है, ऐसा जो है इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। तो आबकारी आयुक्त अलग अलग राज्य केंद्र सरकारों के जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है, अपनी विधि के अधीन अनुज्ञप्ति दे सकता है और ऐसे है जो है विक्रय होता जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये इसकी जो है स्पष्टीकरण समझ लो या परंतु समझ लो आप। ठीक है। आती है 18, विनिर्माण आदि के अधिकार का पट्टा मंजूर करने की शक्ति, पट्टा भी लीज भी जो है दे दी जा सकती है। तो राज्य सरकार ऐसी शर्तों पर ऐसी कालावधि की वजह से समझे किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर किसी भी मदिरा या मादक औषधि का विनिर्माण करने का या थोक से प्रदाय करने की या दोनों का या थोक या फुटकर विक्रय करने का। ठीक है। तो राज्य सरकार क्या कर सकती है, एक निश्चित काला अवधि के लिए वो कुछ शर्तों पर कुछ संदाय के बाद मादक औषधि या मदिरा का थोक या फुटकर विक्रय करने के लिए या दोनों का विक्रय करने के लिए, ठीक है, या थोक बनाने के लिए या फुटकर बनाने के लिए या फुटकर बनाने के लिए भी और विक्रय करने के लिए भी क्या कर सकती है, किसी व्यक्ति को पट्टा दे सकती है, लीज दे सकती है कि आप यहाँ पर शराब का निर्माण भी कर सकते हैं और विक्रय भी कर सकते हैं। चाहे तो विक्रय बस कर दे किसी व्यक्ति को, बनाने का किसी व्यक्ति को दे, किसी को फुटकर कर दे, किसी का थोक कर दे, चाहे तो सारे के सारे एक ही व्यक्ति या कंपनी को भी जो है दे सकती है। उपधारा 2 आती है, अनुज्ञापन प्राधिकारी उपधारा 1 के अधीन किसी पट्टेदार को उसके पट्टे के निबंधनों के अनुसार अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा और जब पट्टे में कोई भी ऐसी शर्त ना हो जो उस पट्टे पर देने का प्रतिशत, तो पट्टा भी जो है इसका हो सकता है। राज्य सरकार ने किसी व्यक्ति को पट्टे पर दिया और उसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है कि आप इसको पट्टे पर नहीं दे सकते, तो वो किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर भी जो है दे सकता है। ताड़ी निकालने के लिए पट्टेदार की अनुज्ञा, तो कभी कभी क्या होता है जब किसी व्यक्ति को पट्टा दे दिया गया है कि आप इन वृक्षों से ताड़ी निकाल सकते हैं, तो वो व्यक्ति जिसके पास पट्टा है वो अन्य व्यक्ति को अनुज्ञा देता है, उसको वो मंजूरी दे देता है कि आप जो है इससे ताड़ी निकाल सकते हैं। तो ये माना जाएगा कि कलेक्टर ने उसको अनुज्ञा दे दी है और वो जो है उसका पट्टा, यही उसका प्रभाव होगा कि मान लो कलेक्टर ने वह आदेश दिया है। सैनिक छावनियों में मदिरा का विनिर्माण और विक्रय, सैनिक छावनियों में भी जब भी शराब का विनिर्माण होगा और विक्रय होगा तो वहाँ पे जो है एक समादेशक अधिकारी होगा, उसकी जानकारी और सम्मति से ही कोई भी ठेका वगैरह वहाँ पे मंजूर होगा या शराब बनेगी, अन्यथा की स्थिति में वहाँ पे कुछ भी जो है नहीं हो पाएगा। आती है धारा 21। ये धारा 21 इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। माप परख के संबंध में अनुज्ञप्ति दान में कर्तव्य, तो माप जिससे शराब मापी जाती है, ठीक है, और परख यानी जांच के संबंध में वो अपने जो है उनके कर्तव्य होंगे कि उनको सही तरीके से रखें और उसमें गड़बड़ी ना करें। अब आती है धारा 22। 21 वर्ष से कम आयु के पुरुषों के और स्त्रियों के नियोजन का प्रतिषेध, तो धारा 22 कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो ठेका लेगा बनाने का या विक्रय करने का,
तो 21 वर्ष से किसी भी लड़के या लड़की को जो है काम पर नहीं लगाएगा और स्त्रियों को जो है काम पर नहीं लगाया जाएगा शराब का विक्रय करने के लिए या जो है बनाने के लिए। तो आपने किसी भी स्त्री को कभी भी किसी ठेके पर शराब बेचते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि धारा 22 का जो है प्रतिषेध करती है कि कोई भी जो है ठेकेदार वगैरह या तो बनाने में या विक्रय करने में उनको नियोजन पर नहीं लगाएंगे। अब आती धारा 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को मदिरा या मादक औषधियों के विक्रय का प्रतिषेध। धारा 23 करती है कि किसी भी व्यक्ति को जो 21 साल से कम का है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसको जो है मदिरा का विक्रय नहीं किया जाएगा। लेकिन स्त्रियों को जो 21 साल से ज़्यादा की मदिरा का विक्रय किया जा सकता है। यहाँ पे विक्रय का प्रतिषेध नहीं है उनको, लेकिन काम पे महिलाओं को नहीं लगाया जा सकता है और 21 वर्ष से कम के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन 21 जो विक्रय, जैसे मान लो ठेकेदार शराब बेचेगा तो 21 वर्ष से कम के बालक को, चाहे वो महिला हो या पुरुष, नहीं विक्रय करेगा। ठीक है। मदिरा से संबंधित विज्ञापनों का प्रतिषेध, तो कोई भी इसका प्रतिषेध विज्ञापन नहीं करेगा। किसी भी फिल्म में या किसी भी एड में या पुस्तक पुस्तिका में इसका प्रचार नहीं होगा कि ये कोई या किसी भी शराब का जो है उसका बखान नहीं किया जाएगा कि ये शराब अच्छी है और इसके सेवन के लिए बढ़ावा दिया जाए। तो कहीं भी ऐसा जो है नहीं किया जाएगा, और जो ऐसा करेगा तो 6 माह तक की सज़ा का प्रावधान है और 2000 रुपये तक के या 2000 रुपये तक के जुर्माने का जो है प्रावधान इसमें किया गया है। अजय देवगन पर और शाहरुख खान पे इसका जो है केस भी चल चुके हैं। शाहरुख खान का तो क्लियर नहीं है मुझे, लेकिन अजय देवगन और शायद कोई एक और एक्टर है जो भी हो, उन पर एक बार ये केस चल भी चुका है, क्योंकि वो एक शराब का जो है विज्ञापन करते थे। ठीक है। कोई किसी भी शराब या मदिरा की कोई प्रशंसा भी किसी भी ऐड में नहीं कर सकता है। ठीक है। और ना ही उसको अच्छा बता सकता है। और अगर ऐसा होता है कहीं भी तो उसको जो है अधिकारी तलाशी ले सकते हैं। जहाँ भी पर विज्ञापन वगैरह या पुस्तकों वगैरह में ऐसा लिखा है या प्रदर्शन है उसके संबंध में, तो उसको तलाशी में अपनी अभिग्रहण में लेके और उसको ले सकती है, बिना वारंट के तलाशी भी ले सकती है। ठीक है। तो इसके अंतर्गत इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, इतना ही बहुत है। ठीक है। आगे आती है लोक शांति के लिए दुकानों का बंद किया जाना। जब लगता है कि पब्लिक पीस नहीं बन पा रहा है तो शराब की दुकानों को बंद भी किया जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम साहब अनुज्ञप्तिधारी से लिखित सूचना द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि कोई भी ऐसी दुकान जिनमें किसी भी मादक द्रव्य का विक्रय किया जाता हो ऐसे समयों पर या ऐसी कालावधि के लिए जिसे वह लोक शांति के परिरक्षण के लिए आवश्यक समझे बंद कर दी जाए। ठीक है। तो डीएम साहब से जिनके लिए भी लाइसेंस दिया गया है विक्रय करने का, उनसे कह सकती है लिखित सूचना द्वारा कि इतने समय के लिए आप जो है शराब के ठेके नहीं खोलेंगे। तो कोरोना में कई दिन तक बंद रहे, अब ये दशहरा के टाइम पे भी बंद कर दी जाती है। कई टाइम पे जब लगता है कि लोक शांति भंग होगी मदिरा पीने से, तो उस समय लोक शांति के लिए दुकानें बंद की जा सकती हैं। यदि किसी दुकान में सन्निकट में किसी भी बलव या विधि विरुद्ध जमाव की आशंका हो या कोई बलवा या विधि विरुद्ध जमाव हो जाए, बलवा या विधि विरुद्ध जमाव जैसे 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए, कोई प्रयोजन से कोई दंगा वगैरह करते हैं और हिंसा का प्रयोग होता है, तो दुकानदार भी अपनी दुकान जो है बंद कर सकता है या कोई भी अधिकारी भी दुकानों को बंद करा सकता है। ठीक है। जब कोई मजिस्ट्रेट उपधारा 2 के दिन कोई आदेश जारी करे तो वह अपनी इस कार्रवाई तथा इसके कारण की इत्तला कलेक्टर को तत्क्षण देगा। ठीक है। अगर मान लो ये उपधारा 2 है, इसमें ऐसा लिखा है कि किसी मर्ग के मजिस्ट्रेट को लगता है कि यहाँ पे बलवा दंगा है, तो वो भी बंद करा सकता है। ठीक है। डीएम साहब तो करा ही सकते हैं, और जो भी कराता है तो फिर कलेक्टर महोदय को जो है सूचना देगा कि ऐसा हमने जो है दुकानें बंद करा दी हैं, या जो भी अगर दुकानदार भी बंद करेगा तो वो भी कलेक्टर महोदय को सूचना देगा कि इस कारण से दुकानें बंद कर दी गई हैं। अध्याय 5 शुल्क और फीस। अब कैसे शुल्क और फीस लगेगी इसके बारे में अध्याय 5 में जो है बंद किया गया है। आबकारी करयोग वस्तुओं पर शुल्क, तो वहाँ पर 6 में हमने 6वें नंबर की परिभाषा में हमने देखा था कि कौन कौन सी, तो उसमें अल्कोहल जिनमें भी होता है, मतलब मदिराओं पे और मादक औषधियों पे, और जो एनडीपीएस के अंतर्गत अफीम और पापिस्ट्रा है, तो उन पर जो है आबकारी करयोग वस्तुएँ होती हैं, तो इन पर शुल्क लगाया जाएगा धारा 25 में। यदि राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तो कौन दे ऐसा निर्देश? राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे
तो यथास्थिति आबकारी शुल्क या कोई शुल्क, आबकारी शुल्क या कोई प्रतिशुल्क औषधि और प्रसाधन निर्मितियों अधिनियम 1955 की अनुसूची में तत्समय औषधि तथा प्रसाधन निर्मितियों से भिन्न आबकारी शुल्क योग्य समस्त ऐसी वस्तुओं पर उद्घृत किया जाएगा। जो एक्ट अपन ने उत्तर बताए हैं इनसे ठीक है भिन्न, इनमें क्योंकि अलग से लगता है ठीक है। तो क्या क्या उद्घृत किया जाएगा, जिनका आयात किया गया आयात पे शुल्क लग सकता है, निर्यात पे शुल्क, परिवहन पे शुल्क, ये अलग अलग शुल्क होते हैं। भैया ले जाना है ठीक है, इतना शुल्क जमा कर दो ले जाओ, इतना शुल्क जमा कर दो ले आओ, ये राज्य में अंदर एक जिले से दूसरे जिले में ले जाना इतना शुल्क लगेगा भाई। तो धारा 13 के अधीन मंजूर की गई किसी नियुक्ति के अधीन विनिर्मित की गई हो, खेती में उपजाई गई हो अथवा संग्रहित की गई हो ठीक है। कोई विनिर्माण हुआ है धारा 13 का लाइसेंस से, कोई खेती की गई है ठीक है, या कोई संग्रह किया गया तो उसमें भाई शुल्क दो। जो इस अधिनियम के अधीन स्थापित की गई किसी आसवनी या इस अधिनियम के अधीन अनुयुक्त की गई किसी आसवनी या मध्य निर्माणशाला में निर्मित की गई, कहा जहाँ भी दारू की बनती है वहाँ पर विनिर्माण किया गया है तो उस पर भी शुल्क जो है लगाया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा ठीक है। परंतु राज्य सरकार के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह आबकारी शुल्क योग्य किसी वस्तु को ऐसे शुल्क से जिसके लिए अधिनियम के अधीन छूट दे सके। वो चाहे तो किसी वस्तु को छूट भी दे सकता है कि इस पर जो है कर नहीं लगेगा ठीक है। उपधारा 1 के अधीन शुल्क का अधिरोपण कैसे कैसे किया जाएगा। एक, उस स्थान के जहाँ किसी आबकारी शुल्क योग्य वस्तु को ले जाया जाना है ठीक है, जहाँ ले जाया जाना है उसके आबकारी शुल्क योग्य वस्तु की वस्तु स्ट्रेंथ और उसकी क्वालिटी के किन किन आधारों पर लगेगा। जाना कहाँ है ये भी मैटर करेगा कि कहाँ, अगर गोवा जाना है तो अलग टैक्स हो तो मतलब उसका टैक्स होगा, छत्तीसगढ़ जाना है तो अलग टैक्स होगा ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ क्या है, शक्ति क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके हिसाब से भी टैक्स लगाया जाएगा। आबकारी शुल्क योग्य वस्तु का विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग के अनुसार विभिन्न दरों से किया जाए। इसका उपयोग क्या है, दवाई के लिए है तो भाई कम टैक्स लगेगा ठीक है, सेवन के लिए तो ज़्यादा लगेगा। ऐसे सिद्धांत बड़े विहित किए जाए आधारित आबकारी शुल्क योग्य वस्तुओं के मूल्य, उसका मूल्य क्या है इस आधार पर भी ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है इन पर टैक्स अधिरोपित किए जाएंगे, उद्गृहित किए जाएंगे। उपधारा 3, उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात की होती है भी कोई भी शुल्क किसी वस्तु पर उपधारा 1 के अधीन निरूपित नहीं किया जाएगा जिसका भारत में आयात किया गया हो और ऐसा आयात किए जाने पर सी कस्टम एक्ट या इंडियन टैरिफ एक्ट के अधीन शुल्क के दायित्वाधीन हो। अगर इन दो एक्टों के अधीन किसी विदेशी कोई सामान आया है उस पर टैक्स लग चुका है तो फिर यहाँ पे टैक्स जो है आबकारी टैक्स उस पर नहीं लगाया जाएगा क्योंकि टैक्स लग चुका है भाई। उपधारा 4, इस धारा के अंतर्गत किसी बात का यहाँ नहीं लगाई जाएगी कि वह किसी वित्तीय वर्ष के दौरान शुल्क की दरों में वृद्धि करने या उसे कमी करने राज्य सरकार को प्रबंध करे। वो चाहे तो अलग अलग समय पे कम भी कर सकती है हर वित्तीय वर्ष में और जो है उसको कम भी कर सकती है बढ़ भी सकती है ठीक है, और भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी उसमें होगी ठीक है। तो ऐसे करने से जो है ये राज्य सरकार को छूट दी गई, वो चाहे तो कमी कर दे या बढ़ा कर दे, इसमें कोई ज़्यादा अपन को दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं ठीक है। ऐसा शुल्क उद्ग्रहण करने की रीति क्या है, अब रीति इसमें दी गई है, ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता है नहीं ठीक है। इतना बहुत है कि किसी भी तरीके से वसूल लेंगे वो तो ठीक है, इसमें अपन को ज़्यादा यहाँ पर पढ़ना है नहीं ठीक है। पट्टों की मंजूरी के लिए संदाय, ये भी ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको आराम से पढ़ लेना, कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। पट्टों की मंजूरी जब दी जाएगी, जब लीजिए वही आपको कोई चीज़ मिलेगी तो उसका कुछ संदाय करना पड़ेगा गवर्नमेंट को ठीक है। तो ये भी ठीक है। आप 27 का थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है, इस पर आप जो है ध्यान दे लीजिएगा। संविधान के प्रारंभ होने पर उद्घोषित की जाने वाले शुल्कों के लिए व्यावृत्ति, जबकि संसद द्वारा प्रतिलोप बंद ना किया जाए तब राज्य सरकार किसी भी शुल्क का उद्ग्रहण चालू, जैसे संविधान जो है संविधान का प्रारंभ हुआ, कुछ आबकारी शुल्क जो है उस समय वसूले जा रहे थे या उनकी वसूली जो है विधिपूर्वक हो रही थी तो वो होती रहेगी जब उसमें कोई जो है इंटरफियर इस एक्ट के द्वारा नहीं होगा ठीक है। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें कोई है नहीं, 27 काम है, इतना याद रखना, इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपसे इस धारा से पूछा जाएगा ठीक है। अब आता है अध्याय अनुज्ञप्तियाँ, अनुज्ञा पत्र तथा पास ठीक है। तो अनुज्ञप्ति आदि का प्रारूप और शर्तें क्या होंगी ठीक है। तो अनुज्ञप्ति आदि का प्रारूप और शर्तें, जो लाइसेंस का प्रारूप क्या होगा और शर्तें क्या होगी। इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया प्रत्येक अनुज्ञा पत्र या पास या मंजूर की गई अनुज्ञप्ति, 3 चीज़ें होती हैं, अनुज्ञा पत्र, पास या
मंजूर की गई अनुज्ञप्ति लाइसेंस। ऐसी फीस का संदा किए जाने पर एक फीस निश्चित होगी, वो फीस आपको जमा करनी पड़ेगी। ऐसी कालावधि के लिए कैसी जितनी 1 साल या 2 साल या 6 माह ऐसे निबंधन या शर्तें जो इनके अध्याधीन जो राज्य सरकार जिनके अंतर्गत आपको मंजूरी दी जाएगी, और ऐसा प्रारूप जो राज्य सरकार व्यक्त करेगी उसको आपको एक फॉर्म भरना होगा। ठीक है, उस प्रारूप में आपको अपनी बात रखनी होगी और वो फीस जमा करनी होगी, और उतने समय के लिए कि जितना वो बोले, और निबंधन और शर्तों के अधीन जो विहित किए जाएँ। ठीक है, उपधारा 1 के अधीन भेद की गई अवधिधारियों के अन्य बातों के साथ साथ यह अपेक्षा की जा सकेगी वह उसकी दुकान के लिए निश्चित की गई देसी स्प्रिट या भारत में निर्मित विदेशी मदिरा की न्यूनतम मात्रा विक्रय के लिए उठाए और कम उठाई गई मदिरा की मात्रा पर वित्तीय शास्त्री का संदाय करे। ठीक है, तो आपको संदाय करना पड़ेगा। ठीक है, अनुज्ञप्ति मिलेगी। और वो ये भी कह सकता है कि कोई विदेशी मदिरा जो अपने भारत में निर्माण हो रही है या आयात हो रही है, तो इसका विक्रय आपको, जैसे उन्होंने कहा कि 40,000 पौवे आपको बेचना पड़ेंगे, तो उतने बेचना ही पड़ेंगे। अगर आप उससे कम बेचते हैं तो आपको शास्ति लगेगी। ठेकेदार से बोला जाता है कि आपको इतनी शराब 1 वर्ष में या 1 महीने में विक्रय करनी ही करनी है। अगर आप नहीं करोगे तो आप पर इतना पैसा, इतना जुर्माना जो है आप पे लगाया जाएगा। तो दोस्तों, उन पर प्रेशर बनाती है गवर्नमेंट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है शराब का विक्रय करना है। उपधारा 1 में अभिकथित उपधारा 2 में विशिष्टता प्रकटित किन्हीं शर्तों का व्यतिक्रम या अतिलंघन किए जाने पर भेद की गई दर से शास्त्रीय अनुज्ञप्ति धारी के उद्ग्रहणीय और उससे वसूली होगी। ठीक, वसूल कर लेंगे। पर्यवेक्षण के प्रभावों का संदाय ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर है नहीं। अनुज्ञप्तिधारी से प्रतिभूति लेने की शक्ति, ये 29 में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं आप। इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए कोई प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपनी अनुज्ञप्ति के शब्दों में, तो इस तरीके से वो प्रतिभूति भी ले सकते हैं कि भाई आप प्रतिभूति जमा करें कि अगर ऐसा संदाय नहीं करेंगे तो आपको जो है ये संपत्ति है जो है आपकी इससे वसूल लिया जाएगा। ये गारंटर भी जो है मंगा सकते हैं। परिभाषक त्रुटियाँ, अनियमितताएँ तथा जो है लुप्तियाँ, ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर कोई है नहीं। ठीक है, इनके संबंध में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसमें कोई त्रुटि हो गई, अनियमितताएँ या लुप्तियाँ हैं। इनके संबंध में आबकारी आयुक्त का भी निश्चय जो है अंतिम होगा। तो अब अनुज्ञप्ति 31 इम्पोर्टेंट है। अनुज्ञप्ति आदि को रद्द या निलंबित करने की शक्ति, तो लाइसेंस को रद्द या निलंबित करने की शक्ति किसको है? ऐसे निबंधनों के अध्ययन रहते हुए, जैसे कि राज्य सरकार भेद करे नियम के दिन कोई भी अनुज्ञा पत्र पास मंजूर करने वाला प्राधिकारी उसे रद्द या निलंबित कर सकता है। ऐसी शर्तों के अधीन जो राज्य सरकार बनाएगी, तो जिसने भी वो पास अनुज्ञा पत्र या अनुज्ञप्ति मंजूर की है वो उसको रद्द कर सकता है, निलंबित कर सकता है। कब कब? यदि उसके धारक द्वारा दिए किसी भी शुल्क या फीस का सम्यक संदाय ना किया जाए। अगर वो फीस जमा नहीं करता है तो रद्द हो सकती है, निलंबित हो सकती है। यदि उसके धारक द्वारा उसके सेवक में से किसी के भी द्वारा उसकी अभिव्यक्ति या अविवक्षित अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उसके निबंधनों या शर्तों में किसी का कोई भंग किया जाता है, फीस जमा नहीं की, उसका उल्लंघन कर दिए शर्तों का। ठीक है, उस पर जो है उसके धारक पे जिसके पास लाइसेंस पास है या उसके किसी सेवक द्वारा कोई ऐसा कार्य करता है, ठीक है, जो इन एक्टों के अंतर्गत, ठीक है, जैसे मान लो डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930 है, मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट है। ठीक है, तो इन एक्टों के अधीन अगर उस पर कोई दोष सिद्ध मामला चलता है और वो सिद्ध दोष ठहराया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो उसकी जो है अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है, निलंबित की जा सकती है। डी आता है यदि उसका धारक किसी प्रसंगीय तथा अजमानती अपराध का सिद्ध दोष ठहराया जाता है, कोई संज्ञेय और अजमानती अपराध करता है। यदि उसका धारक सी कस्टम एक्ट 1878 की धारा 167 खंड के निर्दिष्ट किसी किए गए अपराध के लिए दंडित किया जाता है, तो ये 2-3 चीज़ें और है। ठीक है, जहाँ कोई अनुज्ञप्ति अनुज्ञा पत्र या पास धारा 18 के अधीन मंजूर किया किसी भी पट्टे के धारक के आवेदन पर मंजूर किया गया, वहाँ से पट्टेदार की लिखित अध्यक्षा पर, ठीक है, ठीक, उसने मान लो उसने भी कहा जिसने आवेदन दिया था कि भाई हमें ये चाहिए है ये चीज़, ठीक है, और वही अब कह रहा है कि अब हमें जो है इसको हमें रद्द कराना है, तो भी उसकी आवेदन पर भी रद्द जो है हो सकता है। ठीक है, अन्य उपबंध इच्छाधीन रद्द कराने निलंबन के लिए उपबंध कर सकती है। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया कि इन कंडीशनों में जो है रद्द कराना निलंबन हो सकता है। और कौन कर सकता है? जिसने उस पास को जारी किया है वही अधिकारी या उससे बड़ा अधिकारी कर सकता है। ठीक है, उपधारा 4 जहाँ उपधारा 1 के खंड का खा गाय या इंगा के अधीन
कोई अनुज्ञप्ति रद्द निलंबित की जाए वहाँ उसकी बाकी कालावधि के लिए जिसके लिए की अनुज्ञप्ति उसके इस प्रकार रद्द निलंबित न किए जाने की दिशा में चालू रहती दे फीस भूतपूर्व अनुज्ञप्तिधारी से आबकारी आगम के रूप में वसूल की जा सकेगी। ठीक है, जब इन कंडीशन में होता है तो भैया बाकी के लिए जो पैसा आपको मिलना था सरकार को वो आपसे ले लेगी। ठीक है, कलेक्टर ऐसी मंजूरी को अपने प्रबंध में ले सकेगा या भूतपूर्व अनुज्ञप्तिधारियों की जोखिम और हानि पर उसका पुनर्विक्रय कर सकेगा किंतु इस प्रबंध या पुनर्विक्रय से प्राप्त किए किसी लाभ का ऐसी कालावधि के लिए खंडका के अधीन वसूल की गई रकम से अधिक न हो उस पूर्व अनुज्ञप्तिधारियों को संदाय कर दिया जाएगा। कलेक्टर चाहे तो उनको जो लाभ मिलना था वो दे सकता है और जो मदिरा वगैरह बची हुई जिसका विक्रय करा सकता है। अनुज्ञप्तियों का प्रत्याहरण करने की शक्ति, ठीक है, तो वापस भी ले सकती है। ठीक है, जब कभी उस प्राधिकारी का जिसने इस नियम के दिन कोई अनुज्ञप्ति मंजूर की है यह विचार है कि धारा 31 में लिस्ट किए गए कारण से भिन्न किसी कारण से अगर 31 में भिन्न 31 में अन्य कारण से उसका अनुज्ञप्ति का प्रत्याहरण वापस करना है, भाई जैसे कोरोना में वापस या कई ऐसी कंडीशन बन जाती है कि सरकार चाहती है कि अब हमें शराब का विक्रय नहीं करना है तो ठीक है, तो क्या करेगा, अनुज्ञप्ति का प्रत्याहरण कर लिया जाना चाहिए तो वह 15 दिन के लिए उसके संबंध में देय फीस की रकम के बराबर राशि का परिहार करेगा कि 15 दिन की जो फीस मिलती थी उसका परिहार करेगा, छोड़ देगा। और वहाँ से कह रहे हैं कि अपने आता कि 15 दिन की लिखित सूचना के अवसान पर या सूचना के तत्क्षण अनुज्ञप्ति का प्रत्याहरण कर सकेगा तो 15 दिन की फीस में छूट दे देगा और कह देगा भैया कि हमें अनुज्ञप्ति वापस चाहिए, अब आप निर्माण नहीं कर सकते, आप विक्रय नहीं कर सकते हैं। 15 दिन की सूचना भी सकता है या ऐसी ज़रूरत पड़ती है तत्क्षण भी वापस अनुज्ञप्ति ले सकता है। धारा 32 उनको ये पावर्स देती है उस अधिकारी को। ठीक है, यदि उपधारा 1 के खंड खा के दिन किसी अनुज्ञप्ति का प्रत्याहरण कर लिया जाए तो पूर्वोक्त अधिकारी पूर्वोक्त रूप में ऐसी राशि का परिहार करने के अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी और राशि यदि कोई अधिकारी को अनुसंधान कर सके जैसे आबकारी ऑर्डिनेंस, जैसे मान लो उससे लाइसेंस वापस ले लिया तो उसको 15 दिन की फीस में छूट तो देगा ही देगा और साथ में अन्य प्रतिकारी भी भाई चलो आपका नुकसान हुआ 1 करोड़ रुपये और आपको जो है आपका ही डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जा सकता है तो वो दे सकता है चाहे तो। जबकि उपधारा 1 के दिन किसी अनुज्ञप्ति का प्रत्याहरण कर लिया गया हो तो उसके संबंध में अनुज्ञप्तिदार द्वारा अग्रिम में चुकाई गई फीस जो भी होगी उसको वापस कर दी जाएगी भाई, क्योंकि वो पहले तो पैसा जमा कर चुका था लेकिन अब आप कह रहे हैं कि अब अनुज्ञप्ति जो है रद्द कर दी जाए गई है, अब आपको जो है ये नहीं विक्रय करने दी जाएगी तो उसको भैया प्रतिकर भी दिया जाएगा, उसका पैसा जो जमा था वो भी वापस कर दिया जाएगा। अनुज्ञप्तियों का अभ्यर्पण, तो कोई व्यक्ति अभ्यर्पण भी कर सकता है। ठीक है, 1 मास की लिखित सूचना पर कि भैया हम नहीं चला पा रहे हैं और ये हम वापस करना चाहते हैं, ये कोई इम्पोर्टेंट यहाँ पे है नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपका अध्याय जो है 7 आता है अपराध और शास्तियाँ। यहाँ पे अपराध और दंड की व्यवस्था की गई है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो है आपका अध्याय यहाँ पे हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से भी और वकालत की दृष्टि से भी, अधिनियम की दृष्टि से भी। अपराध और शास्तियाँ किसी भी एक्ट की जान होती हैं तो 34 1 और 2 के सबसे ज़्यादा मामले जो है आबकारी के संबंध में बनाए जाते हैं शराब के विक्रय कब्जे वगैरह वगैरह पर। विधि विरुद्ध विनिर्माण परिवहन कब्जे विक्रय आदि के लिए शास्ति, तो काय के लिए शास्ति है, विधि विरुद्ध विनिर्माण, अगर विधिपूर्ण विनिर्माण कर रहे कोई दिक्कत नहीं, परिवहन कर रहे कोई दिक्कत नहीं, कब्जे में है विक्रय कर रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर विधि विरुद्ध कर रहा है तो इसके लिए शास्ति तो 34 1 पढ़ते हैं। जो कोई इस अधिनियम के उपबंध किसी उपबंध के या उसके अधीन बनाया गया किसी नियम जारी किए गए किसी अधिसूचना या किए गए किसी आदेश की या अधिनियम के अधीन मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति अनुज्ञा पत्र या पास की शर्त के उल्लंघन में, ठीक है, इसके उल्लंघन में अनुज्ञा पत्र लाइसेंस और पास के बिना किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण परिवहन आयात निर्यात संग्रहण करेगा उन्हें अपने कब्जे में रखेगा। उन मामलों के में से बचने के लिए धारा 38 में उपबंध किया गया कोई मादक द्रव्य बेचेगा, धारा 38 के अलावा क्या करेगा, बेचेगा, भांग की खेती करेगा, ताड़ी उत्पन्न करेगा, ये सब काम करेगा। ठीक है, विक्रय वगैरह करेगा, अपने पास ज़्यादा रखेगा, भाप का सामान बावान रखेगा, उसको भंडार करेगा, हटाएगा, आसमान विधि से देसी मदिरा निकालेगा, बनाएगा, ये सब करेगा, उसकी बोतलों में भरेगा। ठीक है, तो उसके लिए कितनी सजा का प्रावधान है, तो अब धारा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से 500 रुपये से कम नहीं होगा किंतु 5000 रुपये तक का हो सकेगा, दंड नहीं होगा। तो जो भी अपने कब्जे में रखेगा या निर्यात विनिर्माण करेगा,
ठीक है। और धारा 2 अलग है, 34 अलग है, वो मात्रा से संबंधित है। उसके अध्ययन रहते हुए अगर 34 में चला जाता है तो उसके लिए अलग सजा का प्रावधान है। अनियंत्रित की स्थिति में 1 वर्ष तक की सजा है और जुर्माना जो 500 से कम नहीं होगा, जो 2 और 5,000 रुपये तक का हो सकेगा। ठीक है। परंतु जब कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए दूसरी या पश्चात बढ़ती समय पर से दोष ठहराया जाता है तो जो है सजा अब 2 मास से कम नहीं होगी, वो 24 मास तक, यहाँ पर 2 वर्ष नहीं लिखना, 24 मास तक हो सकेगी। यहाँ पर 1 वर्ष तक थी, अब यहाँ पर 2 माह से कम की नहीं होगी, लेकिन 24 माह तक की हो सकेगी। और जुर्माना 2,000 से कम नहीं होगा, किंतु 10,000 तक हो सकेगा। ठीक है। वहाँ पर 500 से कम नहीं था और 5,000 तक था, यहाँ पर 10,000 तक हो सकेगा, 2,000 से कम नहीं जो है होगा। ये यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आते हैं 34(2) के बारे में देख लेते हैं अपन। ठीक है। उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होती है भी यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 के खंड का या खंड खा के अंतर्गत आने वाले किसी अपराधी सिद्ध दोष ठहराया जाता है, का या खा के लिए। ठीक है। इनके लिए। ठीक है। परिवहन आयात निर्यात करता है और 38 के उल्लंघन में। ठीक है। तो उसके लिए अपन तो पता लगा दे समय दौरान पाए गए मदिरा द्रव्य की मात्रा 50 वर्ग लीटर से अधिक हो। जब परिवहन वगैरह कर रहा था, ले जा रहा था, उसके कब्जे में पाई गई है। अगर 50 बल्क लीटर से ज़्यादा हो जाती है तो सफर वहाँ पर टोटल 1 वर्ष तक की सजा आती है। अगर 50 लीटर से कम है बल्क लीटर से और 50 लीटर से ज़्यादा हो जाती है तो 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु 3 वर्ष तक की हो सकेगी। जुर्माना 25,000 से कम नहीं होगा, किंतु 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा अगर 50 बल्क लीटर है। नहीं तो 500 रुपये तक से कम था, 5,000 अधिकतम था। ठीक है। तो 1 लाख रुपये तक हो सकता है और 50,000 से कम नहीं होगा। ठीक है। तो 25,000 से कम नहीं होगा, सॉरी, और 1 लाख तक हो सकता है और सजा 1 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु 3 वर्ष तक 34(2) में हो जाएगी। अगर 50 बल्क लीटर से शराब ज़्यादा है तो 34(2) वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार यही अपराध करता है तो फिर सजा 2 वर्ष से कम नहीं होगी और 5 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माना 50,000 से कम नहीं होगा और जो 2 लाख रुपये तक का हो सकेगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। उपधारा 3 आ जाती है। जब उपधारा 1 के खंड का खा के अधीन कोई अपराध किया जाता है और वहाँ से अपराध का पता लगा दे समय दौरान पाएगी मात्रा 50 वर्ग लीटर से देखो तो समस्त मादक द्रव्य वस्तुएं उपकरण पात्र सामग्री परिवहन और जिसके संबंध में या ऐसा कोई भी अपराध किसी ऐसे व्यक्ति की दायित्वाधीन होंगे। यदि ऐसा कोई अपराध किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से या उसके द्वारा किया जाए उस के अधीन विक्रय के लिए उस मदिरा का निर्माण करने या संग्रह करने या भंडारण करने के लिए अनुज्ञप्ति धारण करता है जिस पर बेहद दर पर शुल्क का संदाय नहीं किया गया है। धारा 31 में अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी यथापूर्व अपराध की दशा में मंजूर की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी। ठीक है। तो क्या कर दी जाएगी? अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी अगर आप जो है उसके उल्लंघन में आप इस सब काम को कर रहे हैं, उसकी शर्तों के उल्लंघन में, तो आपकी जो अलग से रद्द कर दी जाएगी। ठीक है। और ज़्यादा इसमें कोई बात है नहीं। ठीक है। अधिग्रहण की कार्रवाई भी हो जाएगी, राजसात भी हो जाएंगी आपके वाहन वगैरह, ये अलग से कार्रवाई होगी आप पे अगर 50 बल्क लीटर से ज़्यादा आपकी जो है पाई जाती है तो। ठीक है। इसमें अब और कोई जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आती धारा 35 किसी विकृत स्प्रिट या विकृत स्प्रिट युक्त निर्मित परिवर्तित करने का प्रयत्न करने के लिए शास्ति। तो जो 35 धारा है ये किसी विकृत स्प्रिट या विकृत स्प्रिट की निर्मित को इस आशा से परिवर्तित करेगा या परिवर्तित करने का प्रयत्न करेगा कि ऐसी स्प्रिट का उपयोग चाहे पेय के रूप में या आंतरिक रूप से औषधि के रूप में या किसी पद्धति द्वारा किसी भी अन्य प्रकार से मानवीय उपयोग के लिए किया जाए। जो ये विकृत स्प्रिट है माना जो उपयोग के लिए नहीं है उसको परिवर्तित करने का प्रयास करेगा कि इसको मानवीय उपयोग के लिए बनाया जाए, ऐसा इसका प्रयोग करेगा। ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपको अपने कब्जे में रखेगा इसके लिए। ठीक है। कि ऐसा वो करे। ठीक है। या किसी अन्य स्प्रिट के साथ इसको मिश्रित करेगा तो इसके लिए। ठीक है। 1 माह से कम की सजा नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 1,000 रुपये से कम नहीं होगा किंतु 4,000 रुपये तक का हो सकेगा। दोस्तों इसमें मैंने 35 आपको इसलिए पढ़ा दी। 35 में क्या है, स्प्रिट से मतलब प्रयास है कि वो उसको बनाता है
मानवीय उपयोग के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि इस धारा में है क्या और सज़ा कितनी है। तो 1 माह से कम की नहीं होगी, किंतु 2 वर्ष तक की हो सकेगी। जुर्माना 1000 से कम नहीं होगा, 4000 तक का हो सकेगा। लेकिन अगर दोबारा करता है कोई व्यक्ति तो फिर 6 माह से कम की नहीं होगी, वो 6 वर्ष तक की हो सकेगी। जुर्माना जो है 500 रुपये से कम का नहीं होगा और कितने का हो सकेगा, 6000 रुपये तक का हो सकेगा। ठीक है, तो ये 6000 रुपये तक का जो है जुर्माना जो है हो सकेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये अलग चीज़ जो है आ जाती है आपकी निकल के, थोड़ी डिफरेंट टाइप की कि 6 वर्ष की सज़ा 6000 जुर्माना। ठीक है, बहुत ही कम ही ऐसा जो है देखने को मिलता है। ठीक है, अब स्पष्टीकरण इस धारा विकृत स्फुट निर्मिति से अभिप्रेत कोई भी ऐसी निर्मिति जो विकृत स्फुट से बनाई गई, इसके अंतर्गत ऐसी स्फुट युक्त निर्मिति से बनी मंजरा, फ्रेंच पॉलिश, ठीक है, और ये वार्निश और तरल द्रावक, ये सब जो है इस चीज़ों में जो है आपकी आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, बस यही था कि 35 में क्या है और क्या उसकी जो है शास्ति है। अवैध कब्जे के लिए शास्त्री धारा 36, जो कोई यह जानते हुए कि किसी मादक द्रव्य का विधि विरुद्धता आयात, परिवहन, निर्माण, खेती या संग्रह किया गया है, या यह जानते हुए कि उस पर वह शुल्क का संदान नहीं किया गया है, विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी मादक द्रव्य को किसी भी मात्रा में अपने कब्जे में रखेगा, वह कारावास जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा। अगर उसको पता है कि ये विधिपूर्ण नहीं है, इलीगल तरीके से इसका परिवहन, निर्माण, खेती या संग्रह किया गया है, ठीक है, तो और उसको अपने कब्जे में रखेगा तो 6 माह से कम की मतलब 6 माह तक की सजा हो सकेगी या जुर्माना जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये 36 वेरी इंपॉर्टेंट है। 36 ABCDE सब सारी की सारी अपन को जो है पढ़ना है। आती है 36 से किसी स्थान को सामान्य मदिरापान गृह के रूप में खोलने, रखने या उपयोग में लाने के लिए या किसी भी ऐसे स्थान की देखरेख या उसका प्रबंध नियंत्रण रखने के लिए, ऐसे किसी स्थान के कारोबार का संचालन करने में सहायता करने के लिए शास्त्री, जो कोई ऐसे नियम या उसके दिन बनाया गया, किसी नियम जारी की गई, किसी अधिसूचना दी गई, किसी आदेश के अधिनियम के अधीन मंजूर किया गया, किसी अन्य व्यक्ति अनुज्ञा पत्र या पास के उल्लंघन में, अगर इसके लिए कोई भी पास दिया गया है लाइसेंस तो कोई बात नहीं, हाथा खोलो 10 पिला, उसके बिना या उसके उल्लंघन में कोई मदिरा पान गृह खोलेगा, रखेगा या उपयोग में लाएगा या ऐसा करने देगा तो 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है या जुर्माना जो 200 रुपये से कम नहीं होगा किंतु 2000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय। कोई भी अगर अपने यहाँ घर में बैठा के शराब पिलाता है या उससे पैसा वसूल करता है या कोई भी अहाता खोलता है बिना लाइसेंस के उल्लंघन में, जो शर्तें हैं उनके उल्लंघन में, तो ये जो है सजा का यहाँ पे प्रावधान है। ठीक है, 1 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना 200 से कम नहीं होगा और 2000 रुपये तक का जो है हो सकेगा। ठीक है, आती है 36 खा, किसी सामान्य मदिरापान गृह में मद्य पाए जाने के लिए या मदिरापान करने के प्रयोजन के लिए पाए जाने के लिए शास्त्री। ठीक है, जो कोई इस अधिनियम के अधीन बनाएगा, किसी नियम जारी की गई, अधिसूचना दी गई आदेश की या किसी अधिनियम के अधीन मंजूर की गई, किसी अनुज्ञा पत्र पास के उल्लंघन में किसी सामान्य मदिरापान गृह में मद्य पाया जाएगा। सामान्य मदिरापान गृह में क्या पाया जाएगा, मद्य पाया जाएगा या मदिरापान करता हुआ पाया जाएगा उल्लंघन में। अगर बैठने के लिए वहाँ व्यवस्था है और वहाँ पर पी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अन्य जगह पर अगर पीते हुए पाए जाओगे, मद्य पाए जाओगे तो वहाँ पर वो जुर्माना जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। और किसी भी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो किसी सामान्य मदिरापान गृह में उस समय पाया जाएगा जबकि वह मदिरापान चल रहा हो, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दी जाएगी, अवधारणा की जाएगी वहाँ मदिरापान करने के लिए प्रयोजन से उपस्थित था। कोई भी व्यक्ति अगर मद्य पाया जाता है तो 1000 रुपये की शास्ति, और वहाँ पे पाया जाता है सामान्य मद्यपान गृह में और बिना लाइसेंस का वो अहाता है, ठीक है, और वहाँ तो वो भी जो है जुर्माने का दायी होगा। और अगर वहाँ पे मदिरापान चल रहा है और आप पाए जाते हो तो ये माना जाएगा, ये अवधारणा की जाएगी कि आप भी वहाँ पर मदिरा पीने के लिए गए थे, जब तक आप साबित ना कर दें कि मैं मदिरा पीने के लिए यहाँ पे नहीं आया था। अब आती 36C, किसी स्थान को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा अपराध धारा 34, 35, 36 या 36 का क्या दंडनीय किसी की जाने आती उपयोग में लाए जाने के लिए शास्त्री। किसी स्थान को लाए जाने देने के लिए शास्त्री, किसी व्यक्ति का कोई ज़मीन है और वो जो ऊपर ये 34, 35, 36 या 36 का के अपराध के लिए उपयोग में लाने देता है और कुछ नहीं कहता है, जैसे मान लो किराए का पे दिए है, मकान चल रहा है या फ्री में चल रहा है, वो कोई कुछ मना ही नहीं कर रहा है,
ठीक है। तो 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान उसके लिए भी है, 200 रुपये से कम का जुर्माना नहीं लगेगा, और 2000 रुपये तक का उसको भी लिए भी बराबर सजा का जो है प्रावधान है। 36 धारा 34-36 के अधीन दंडनीय अपराध करने से प्रवृत्त रहने के लिए बंद पत्र का निष्पादन, अगर कोई इनके 34 से 36 के अधीन दंडनीय पाया जाता है तो उससे जो है मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, जिसने सिद्ध दोष ठहराया जाए कि भाई आप एक बंद पत्र करेंगे 3 वर्ष तक के लिए कि आप ये अपराध दोबारा नहीं करेंगे और इन शर्तों के अधीन रहेंगे, तो प्रतिबिंब सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित जो है करा सकता है छत्तीसगढ़ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो बंद पत्र का प्रारूप वगैरह होगा ये सब CRPC का जो है इस पर लागू होगी। 107-16 वगैरह में भराए जाते हैं जैसे, वैसे ही बंद पत्र यहाँ पे बॉन्ड जो है 117 वगैरह के भराए जाएंगे। ठीक है भाई, परसेंट में बंद पत्र शून्य होगा। तो अगर मान लो दोष सिद्धि अपील में वो व्यक्ति दोष मुक्त हो जाता है तो वो भैया बंद पत्र भी शून्य हो जाएगा। और अपील या पुनरीक्षण में अगर कोई अपील या पुनरीक्षण न्यायालय उस पर लगा भी सकता है, बंद पत्र उससे भरा भी सकता है। ठीक है, ये तो सामान्य बात होती है। 36 मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को यह हेतु दर्शाने की अपेक्षा करेगा कि उसे सदाचार के लिए बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाए। वो पूछ भी सकता है, नोटिस बता सकता है भाई कि क्यों ना आपके विरुद्ध ऐसा बंद पत्र आपसे लिया जाए, आपसे जो ठहराए गए हैं कि आप ऐसा काम जो है नहीं करेंगे 3 वर्ष तक के लिए, तो नोटिस भी जारी कर सकता है। ठीक है, और इस पर भी CRPC वगैरह जो है लागू होगी। ठीक है, आती धारा 38 अनुज्ञप्त विक्रेताओं के कतिपय विरुद्ध कार्यों के लिए शास्ति। जो लाइसेंसधारी विक्रेता हैं अगर वो कुछ विधि विरुद्ध कार्य करते हैं तो उनके लिए भी शास्ति की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ये लाइसेंसधारियों के लिए धारा 38 कोई अनुज्ञप्त विक्रेता या उसके नियोजन में का और कोई उसके कार्य करने वाला व्यक्ति, कोई नियुक्ता या उसकी जो ठेकेदार है वो या उसकी ओर से काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई मादक द्रव्य किसी ऐसे व्यक्ति को जो मत या मदोन्मत्त है बेचेगा। किसी व्यक्ति को आप मदरा नहीं बेच सकते हैं जो मदोन्मत्त या मत जिसको होश ही नहीं है। धारा 23 के उल्लंघन में, ठीक है, अगर 21 वर्ष से कम का कोई बालक है, लड़का या लड़की है, उसको बेचेगा। धारा 22 के उल्लंघन में किसी महिला को काम में लगाएगा विक्रय वगैरह के या नियोजित करेगा, या किसी 21 वर्ष से कम के लड़का या लड़की को नियोजित करेगा। CD ऐसे विक्रेता की अनुज्ञप्त परिकरण मत होना, मदोन्मत्त होना। ठीक है, विच्छृंखलता का आचरण करना, नृत्य गायन संगीत वादन या दूध कीड़ा अनुज्ञात करेगा, ये सब कराएगा। जो ना भैया तुम्हारे यहाँ ठेके पे नाच चल रहा है, जुआ हो रहा है, ठीक है, वादन संगीत ये सब नहीं चलेगा। कि नहीं, ऐसे व्यक्तियों को जिनके बारे में वह जानता है कि जिनके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वे किसी अजामानती अपराध से ठहराए गए हैं, या वे जो वेश्याएँ हैं, ऐसे विक्रेता के अनुज्ञप्त परिक्रय में आश्रय लेने या जमा होने के लिए, चाहे आश्रय लेने या जमा होना अपराध के वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए हो या ना हो, अनुज्ञप्त करेगा। जुर्माने से जो 100 रुपये से कम नहीं होगा किंतु 2000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। ये अलग से जुर्माना लगाया जाएगा अगर ये चीज़ें कोई लाइसेंसधारी विक्रेता करेगा तो धारा 38 के उल्लंघन में। ठीक है, उपधारा 2 जहाँ किसी अनुज्ञप्त विक्रेता या उसके नियोजन में के और उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति पर ऐसे विक्रेता के परिसर मत्तता अनुज्ञात करने का आरोप है, और यह साबित हो जाता है कि कोई व्यक्ति ऐसे परिसर मत्त था, तो यह साबित करने का कि ऐसे परिसर मत्तता को रोकने के लिए अनुज्ञप्त विक्रेता ने और उसके द्वारा नियोजित व्यक्तियों ने समस्त युक्त उपाय किए थे, बाहर उस व्यक्ति पर हो गया तो आरोप लगाया गया। वही आपके ठेके में कोई मत्त पाया गया, डला था, दुत्त डला था, उसको कोई होश नहीं था, तो आप कहते हैं कि भाई हमारी गलती नहीं है, हमने इसको रोका था, तो ये साबित करने का भार ठेकेदार पर होगा। ठीक है, आती है 38 का मादक द्रव्यों की अनुज्ञप्त विनिर्माता या विक्रेता पर ऐसी वस्तु में कोई अपायकर औषधि या बाह्य संगठक या कोई मदक या रंजक पदार्थ मिश्रित करने के देने के लिए शास्ति। जो कोई भी इसमें अलग से विक्रेता मिलाएगा, ठीक है, या मिलाने देगा और उसमें कोई शराब में मिश्रण वगैरह करेगा, ठीक है, तो उसके लिए 1 माह से कम की सजा नहीं होगी किंतु 1 वर्ष तक की हो सकेगी। अगर कुछ शराब में कुछ मिलाते हैं, जैसी कंपनी से बन के आई उसमें कोई भी अगर आप कोई चीज़ मिलाते हैं, जुर्माना 300 रुपये से कम का नहीं होगा किंतु 2000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अवचार किए जाने के लिए शास्ति। अगर अवचार करेंगे या अनुज्ञप्तिधारी लाइसेंसधारी तो 39 होने के लिए सजा का प्रावधान है। इस अधिनियम के अधीन
मंजूर की गई अनुज्ञप्ति अनुज्ञा पत्र या पास का कोई धारा के धारा के नियम में कोई और उसकी या वो तीनों जिन लाइसेंसधारी पास या अनुज्ञा पत्रधारी वो या उनकी ओर से कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी आबकारी औचार क्या कहलाता है इसको पढ़ते हैं अपन, किसी आबकारी अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर ऐसी मांग करने के लिए सम्यक रूप से सख्त किए अन्य अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर ऐसी अनुज्ञा पत्र या पास समय साक्ष्य पेश नहीं करेगा। वह नहीं भाई कोई मांगने आया भाई लाइसेंस दिखाओ कि कहाँ है तुम्हारा लाइसेंस इसको विक्रय करने, और साक्ष्य अगर मान लो नहीं है, बोलता है घर में या कहीं भी, तो कोई अगर साक्ष्य नहीं देता है तो अपराध हो जाएगा भाई। धारा 34 द्वारा उपबंधित किसी मामले में किसी धारा 62 बनाएगा किसी नियम का साक्ष्य उल्लंघन करता है, भाई उल्लंघन कर रहे हो आप 62 का, 62 अभी बना के पढ़ेंगे। अनुज्ञप्ति अनुज्ञा पत्र पास शर्तों में भंग कर रहे किसी शर्त का, ठीक है, साक्ष्य कर रहे, तो ऐसी स्थिति में आपको जुर्माना लगाया जाएगा जो 400 रुपये तक का हो सकेगा, ठीक है, और खा या गा, ठीक है। जब धारा 34 के उल्लंघन करोगे, ठीक है, और शर्तों का भंग करोगे तो जुर्माना 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, अन्यथा की स्थिति में का के संबंध में क्या होगा, 400 रुपये तक का जुर्माना आप पे लगाया जाएगा, ठीक है। रसायन केमिस्ट आदि की दुकान में उपभोग करने की अनुज्ञा देने के लिए शास्ति धारा 40 में है, ठीक है, 1 वर्ष तक की शास्ति है या जुर्माना जो 500 रुपये से कम नहीं होगा किंतु 4,000 रुपये तक का हो सकेगा, ठीक है। बस इतना याद रखना है, आपको ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता यहाँ पे है नहीं, ठीक है। उपधारा 2 पढ़ लेते पूर्वोत्तर नियोजन ना होगा तो इसमें ज़्यादा केवल रसायन केमिस्ट के लिए धारा 40 में है और कितना है, 1 वर्ष तक की सजा है और 500 रुपये से कम का जुर्माना नहीं होगा किंतु 4,000 रुपये तक का हो सके, इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा इससे नहीं पूछा जाएगा। अब 40 का जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आबकारी अधिकारी आदि को बाधा पहुंचाने या उस पर हमला करने के लिए दंड। जो कोई भी किसी आबकारी अधिकारी या नियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति या इत्तला देने वाले किसी व्यक्ति जो सूचना दे रहा है, ठीक है, जबकि वह इस अधिनियम के शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, सहायता करने वाले किसी अन्य व्यक्ति पर हमला करेगा या उसको कोई क्षति पहुंचाएगा, बाधा पहुंचाएगा, तो 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना जो 1,000 रुपये तक का हो सकेगा या दंडों से दंडित जो है किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो दोस्तों जुर्माना है ये वाला कट गया तो आप देख लीजिएगा, मैं आपको कमेंट में करके बता दूंगा कि यहाँ 1 लिखा है या 2 लिखा है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो इसको अपन क्लियर कर लेंगे 40 का, ठीक है, कमेंट में मैं आपको लिख के बता दूंगा, देख लीजिएगा। 41 आती है, किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्माण विक्रय या कब्जा, किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति विनिर्माण कर रहा है, विक्रय कर रहा है या अपने कब्जे में लिए हुए हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्था है। जहाँ किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी मादक द्रव्य विनिर्मित किया जाता है, बना रहे हैं आप, बेच रहे हैं या कब्जे में रख रहे हैं और ऐसा अन्य व्यक्ति या जानता हो या उसके पास या विश्वास करने का कारण ऐसा विनिर्माण या विक्रय उसकी ओर से था, ऐसा कब्जा उसकी ओर से है और वह मादक द्रव्य अधिनियम के प्रयोजन के लिए अन्य व्यक्ति द्वारा विनिर्मित किया गया, बेचा गया या अन्य व्यक्ति कब्जे में समझा जाएगा। उपधारा 1 की कोई बात ऐसी व्यक्ति को जैसे अन्य व्यक्ति की ओर से किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण करेगा, विक्रय करेगा, अपने कब्जे में रखेगा, ऐसे मादक द्रव्य के विधि विरुद्ध विनिर्माण विक्रय कब्जे के अधिनियम के अधीन किसी भी दंड के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी। अगर आपके पास लाइसेंस से आप किसी और से बनवा रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, बेच रहे हैं तो ऐसी स्थिति में धारा 41 के अंतर्गत वो अन्य जो भी उपबंधों के अंतर्गत इस एक्ट के अंतर्गत दोषी पाया जाएगा वो दोषी माना जाएगा, उसको उन्मुक्ति नहीं मिलेगी। ये बात करती धारा 41। अब आती है 42 अपराधों के प्रयत्न करने और दुष्प्रेरण के लिए दंड। तो जो भी इन अपराधों का दुष्प्रेरण करेगा या प्रयत्न करेगा उसके लिए वही शास्ति होगी जो उस दंड के लिए जो है उपबंधित है, सेम की सेम मिल जाएगी। कतिपय मामलों में अपराध किए जाने के संबंध में उपधारणा, तो उपधारणा यहाँ पे ठीक है कैसे की जाएगी, जब धारा 34 और 35 का कोई या 36 का कोई अपराध होगा, जब तक यह साबित न कर दिया जाता तो प्रतिक्रिया यह है उपधारणा की जाएगी। किसी भी मादक द्रव्य की या ताड़ी से भिन्न किसी भी मादक द्रव्य निर्माण के लिए आपके पात्र उपकरण या साधन की किन्हीं भी सामग्री की जिन पर मादक द्रव्य के निर्माण के लिए कोई प्रक्रिया की गई हो, जिनसे किसी मादक द्रव्य का निर्माण किया गया हो, संबंध में जिनके कब्जे में यह समाधान अपराध रूप से लेखा जोखा देने में असमर्थ उपधारणा के अधीन दंडनीय अपराध किया है। तो यहाँ पे सीधी बात ये है, आपको मोटा मोटा ये ध्यान रखना है
की उपधारणा उल्टी की जाएगी। अभियुक्त को साबित करना पड़ेगा कि वो अपराध करने के लिए ऐसा नहीं कर रहा था। अभियोजन पे इसका भार तो होगा साबित करने का, लेकिन उपधारणा कैसी की जाएगी, किसके संबंध में की जाएगी कि आपने अपराध किया है, जब तक आप साबित नहीं कर देते हैं। धारा 44 आती है सेवकों को कार्यों में अनुज्ञप्तिधारी का आपराधिक दायित्व। तो जो अनुज्ञप्तिधारी, जो लाइसेंसधारी है, ठीक है, जो लाइसेंसधारी हैं, इनके लिए इनके सेवक के द्वारा कोई काम किया जाता है तो ये दायित्वाधीन होंगे। 44 कहती है जहाँ इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति मंजूर किए गए अनुज्ञा पत्र या पास के धारक के नियोजन में रखे गए तथा उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा धारा 34, 35, 36, 36 का 38 या 38 का या धारा 39 के अधीन कोई अपराध किया जाए, वहाँ ऐसा धारक भी उसी प्रकार दंडनीय होगा मानो वह उसने स्वयं अपराध किया हो। ठीक है, तो उसको छूट नहीं मिलेगी, जबकि वह ऐसा साबित ना कर दे कि उसने पूरी पूर्वधारणियाँ बरती थी कि यह अपराध ना हो। लेकिन अगर उसकी वजह से कोई अपराध करता है तो ये माना जाएगा कि उसने अपराध किया है। परंतु इसमें एक कंडीशन ये है कि जब तक जो मालिक है उसको सज़ा नहीं मिलेगी, केवल जुर्माने से वो दंडित किया जाएगा। सज़ा उसको एक ही कंडीशन में मिलेगी, जब वह जुर्माना का संदाय करने में व्यतिक्रम करेगा। जो जुर्माना उसको बोला गया है वो नहीं भरेगा, तब इसी कंडीशन में उसको सज़ा होगी, अन्यथा किसी में केवल जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, और जो मेन व्यक्ति है जिसने अपराध किया है उसको सज़ा भी, अगर इस अधिनियम के अधीन सज़ा का दायी होगा तो सज़ा भी उसको मिलेगी। पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात वर्धित दंड। अगर पूर्व दोष सिद्धि है और दोबारा दोष सिद्ध अगर कोई व्यक्ति जो है पाया जाता है और धारा 34, 35, 36, 36 का 36 खा गा और 40 का दिन कोई अपराध करता है तो उसको दुगने दंड तक से दंडित जो है किया जाएगा। जैसे 1 वर्ष तक की सज़ा थी तो अब 2 वर्ष तक की सज़ा जो है यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से इसको अपन जो है देख सकते हैं। अगली आती है 46 कतिपय वस्तुओं का अधिग्रहण के दायित्वाधीन होना। अधिग्रहण यानी राजसाध जो है अगर चाहे तो राज्य सरकार उसको अपने कब्जे में ले सकती है कि अब ये वापस नहीं किया जाएगा। जब कोई अपराध जो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किया जाता है तो वह मादक द्रव्य सामग्री, भपका, पात्र, उपकरण या साधित्र जिसकी बाबत या जिसके द्वारा ऐसा अपराध किया गया है तथा कोई भी पात्र, पैकेज और आवश्यक जिसमें कोई भी ऐसा मादक द्रव्य सामग्री, भपका, पात्र, उपकरण या साधित्र पाया जाए और पात्रों या पैकेज की ऐसी अन्य अंतर वस्तुएं यदि कोई हों जिनमें वह पाया जाए या वे पाए जाएँ, उनको ले जाने में प्रयुक्त जो पशु जैसे जिसमें भरा था वो या मशीन वगैरह या गाड़ी वाहन सबका अधिग्रहण हो सकता है। ठीक है, सरकार चाहे तो कलेक्टर महोदय चाहें तो सबका जो है अधिग्रहण कर सकते हैं और बोल सकते हैं, न्यायालय को सूचना दे सकते हैं कि आप इसका जो है सुपुर्दनामे पर इसको वापस ना करें, ये हम मामले तक हमारे पास ही रहेंगे और अगर दोषी पाया जाएगा तो ये सरकार का ये वाहन सामग्री सारी की सारी हो जाएगी। ठीक है, अधिग्रहण का आदेश 47 कहती है जहाँ मजिस्ट्रेट अपने द्वारा विचारणा किए गए किसी मामले में निश्चित करे कोई बस धारा 40 के दिन अधिग्रहण की दायी है तो इसके अधिग्रहण का आदेश दे सकेगा कि ये इसका जो है अधिग्रहण किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कलेक्टर महोदय तो अधिग्रहण के दायी है ही है और जो धारा 46 में कोई जो विचारणा न्यायालय है वो भी उसको आदेश दे सकता है कि आप इसका अधिग्रहण कर लीजिए। ठीक है, ये सरकार में संप्रहत जो है हो जाएगी। ठीक है, जहाँ मजिस्ट्रेट अपने द्वारा विचारणा किए गए किसी मामले में निश्चित करेगी कोई बस धारा 40 के दिन अधिग्रहण की दायी है तो अधिग्रहण का आदेश देगा। परंतु धारा 47 का की उपधारा 3 के खंड का के अधीन कोई सूचना मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त की जाए तो वह अधिग्रहण के संबंध में था पूर्वोक्त तो कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं करेगा जब तक कि धारा 47 का के अधीन कलेक्टर के समक्ष वस्तु की बाबत लंबित कार्रवाई निपटा ना दी जाए और यदि कलेक्टर ने धारा 47 का उपधारा 2 के अधीन उसके अधिग्रहण का आदेश दिया तो मजिस्ट्रेट इस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं करेगा। जबकि इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया हो किंतु अपराधी ज्ञात ना हो या पाया ना जा सके तो मामले की जांच तथा उसका अवधान कलेक्टर द्वारा किया जाएगा तो अधिग्रहण का आदेश दे सकेगा। ठीक है, तो मतलब कहने का यह है कि 47 का में जगह कलेक्टर ने कोई आदेश दिया है उसके संबंध में अधिग्रहण के संबंध में, जैसा 46 में मैंने पहले बताया था, कलेक्टर ने पहले ही कोई आदेश अधिग्रहण के संबंध में जारी कर दिया है तो फिर विचारणा करने वाला न्यायालय उसके संबंध में कोई आदेश नहीं करेगा। ठीक है, और अगर उसने नहीं किया है तो फिर वो आदेश कर भी सकता है।
ठीक है। अगर कलेक्टर ने पहले ही अधिग्रहण की कार्रवाई कर दी है उस वाहन या वस्तु के संबंध में, तो फिर ना तो सुपुर्दनामे पर देगा, ना कोई आदेश मजिस्ट्रेट उसमें जो है करेगा। ठीक है। ये अब 47 का जब आप पढ़ेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। परंतु अधिग्रहण की जाने के लिए आश्रित वस्तु का अधिग्रहण की जाने की तारीख से 1 मास के अवसर न हो जाने तक, या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि उसके संबंध में किसी अधिकार का दावा करे या साक्ष्य को इसके वह दावे के समर्थन प्रस्तुत करे, सुने बिना कोई भी आदेश नहीं दिया जाएगा। जिस दिन भी कोई वस्तु मिलती है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, जैसे किसी व्यक्ति के पास से, तब तो उसको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा भाई। 1 महीने का जो है पहले अधिग्रहण का आदेश नहीं होता है कि किसी की अगर ये वस्तु है, कोई इस पर दावा करना चाहता है या इसके संबंध में कोई साक्ष्य लाना चाहता है कि ये उस मामले प्रयुक्त नहीं थी या गलती से उस व्यक्ति के पास पहुंच गई थी जिसने अपराध किया है, और वो कोई साक्ष्य दे सकता है, तो उसको सुने बगैर ऐसा अधिग्रहण का आदेश नहीं दिया जाएगा। 1 महीने का टाइम बिताना है, अगर कोई सुनवाई के लिए आता है तो उसको सुनवाई का अवसर देना है। ये उसमें जो है इम्पोर्टेंट चीज़ आती है। ठीक है। अगर लेकिन कलेक्टर महोदय को लगता है कि ये जो विक्रय के लिए ज़रूरी है, इसका विक्रय 1 महीने तक इसका इंतजार किया जाता है, ये खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी, तो उसका विक्रय कर देगा और उसका जो आगम पैसा वगैरह होगा उसको जो है सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है। अब 47 का को अपन देख लेते हैं। 47 में कौन आदेश करता है अधिग्रहण का? मजिस्ट्रेट, जो विचारण कर रहा है, जो उस व्यक्ति का ट्रायल कर रहा है कि उसने अपराध किया है कि नहीं। 47 का में अधिग्रहण का आदेश कौन कर सकता है? करता है कलेक्टर महोदय करते हैं, नहीं राज्य सरकार करती है। और अगर 47 का कोई आदेश हो चुका है और सूचना दे दी गई है मजिस्ट्रेट साहब को, तो 47 में फिर मजिस्ट्रेट उस पर कोई आदेश नहीं करेगा। ठीक है। कब तक? जब तक उसको उस अंतिम निर्णय तो मजिस्ट्रेट ही करेगा, लेकिन उसके पहले उस पर कोई आदेश नहीं करेगा, ना सुपुर्दनामे पर देगा, ना अधिग्रहण का आदेश करेगा। ठीक है। जब कभी धारा 34 की उपधारा 1 के खंड का खा के अंतर्गत आने वाला कोई अपराध किया जाए और अपराध का पता लगाते समय यह है या उसके दौरान पाई गई मात्रा की मात्रा 50 की बल्क लीटर से अधिक, 50 से कम हो तब की स्थिति में नहीं। अगर 50 बल्क लीटर से अधिक है तथा धारा 52 के अधीन सशक्त प्रत्येक अधिकारी अधिनियम की धारा 34 की धारा 2 या धारा 52 के अधीन किन्हीं मादक द्रव्य वस्तु उपकरण पात्र जो भी कुछ पाया जाता है, ठीक है, तो अविलंब क्या कर लेगा? उसको अभिगृहित कर लेगा, अपने कब्जे में ले लेगा। ठीक है। और राज्य सरकार द्वारा जो अभिगृहित की गई संपत्ति है, राज्य सरकार द्वारा सूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत उस अधिकारी जो इसमें इसके पश्चात प्राधिकृत अधिकारी के नाम से निर्दिष्ट है के समक्ष पेश करेगा, जो जिला आबकारी अधिकारी के पद से निम्न पद का ना हो। ठीक है। जो जिला आबकारी अधिकारी होता है उसके समकक्ष वो व्यक्ति होना चाहिए, उसके समक्ष जो है अभिगृहित करके ले जाएगा। जहाँ उसकी मात्रा बल्कि कोई अन्य वास्तविक कठिनाई को ध्यान रखते इस प्रकार किया जाना समीचीन नहीं है, वहाँ वह अभिग्रहण के बारे में समस्त ब्यौरे अंतर्गत करते उसको एक विस्तृत रिपोर्ट देगा कि सर हमने ये चीज़ पकड़ी है और ये सामग्री मैं आपके समक्ष पेश करता हूँ। जब कलेक्टर का यथास्थिति मादक द्रव्यों वस्तु उपकरणों पात्र सामग्री परमाणु आदि के उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर या ऐसे अभिग्रहण के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाए कि 34 की धारा 1 के खंड का खा के अंतर्गत कोई अपराध किया गया है और वहाँ से अपराध का पता लगाते समय जो मात्रा है 50 बल्क लीटर से अधिक है, तो वह लिखित रूप में अभिलिखित की जाने वाले आधारों पर इस प्रकार अभिलिखित किए गए मादक द्रव्यों को, ठीक है, ऐसा आदेश कर सकेगा कि इनका अधिग्रहण कर लिया जाए। और ये जो है जब तक मामले का अंतिम निपटारा ना हो जाए तब तक यहीं पर रहेंगे, और अगर मामले में दोषी पाया जाता है तो ये राजसात हो जाएंगे। और मजिस्ट्रेट साहब को जहाँ विचारण न्यायालय है वहाँ भी सूचना दे दी जाती है कि आप इसके बारे में सुपुर्दनामा ना दें। तो इस तरीके से ये अधिग्रहण की कार्रवाई 47 का में होती है। अब हमें पढ़ना है 47 का अधिग्रहण के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ होगी। धारा 47 का में जब कोई आदेश दिया जाता है तो जो उससे विधित व्यक्ति होता है जिसके खिलाफ यह आदेश जाता है, तो 30 दिन के भीतर संबंधित जिले के कलेक्टर को या राज्य सरकार द्वारा जो भी व्यक्ति इसके लिए नियुक्त किया जाए उसके यहाँ जो है अपील की जा सकती है। ठीक है। तो ये इस तरीके से ये अपील हो सकती है 30 दिन के अंदर कलेक्टर महोदय के यहाँ या अन्य व्यक्ति जो इसके लिए नियुक्त किया गया हो। 43 गा कहती है अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण। ठीक है। तो जब 47 का के अधीन कोई अधिग्रहण का आदेश होता है, 47 खा में अपील होती है और वहाँ पर भी कोई व्यक्ति अगर दुखी होता है, उसको न्याय लगता है कि नहीं मिला है, 30 दिन के भीतर सेशन खंड में जो है वो क्या कर देगा, एक पुनरीक्षण भी कर सकता है। वो पुनरीक्षण उसका जो है
अंतिम माना जाएगा। ठीक है, और पुनरीक्षण याचिका, ठीक है, वो उसको वहाँ पे होगा और चाहे तो स्थगित कर सकता है या चला सकता है। ठीक है, या तो आदेश की पुष्टि कर देगा, आदेश को जो है ख़त्म कर देगा और उसका वाहन या जो भी सामग्री है दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से पुनरीक्षण यहाँ पे होता है 47 गाँव में किसके यहाँ, सेशन न्यायाधीश के यहाँ 47 खा के अपील के विरुद्ध। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। कतिपय परिस्थितियों के अधीन न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन ये 47 घा कहती है। ठीक है, तो जब 47 का के अधीन कोई आदेश कर दिया जाता है तो फिर न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन हो जाता है। 457 CRPC के अधीन फिर सुपुर्दनामा जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं देता है, क्योंकि कलेक्टर महोदय उस पर अधिकरण की कार्रवाई कर चुके होते हैं। तो मामले के जब अंतिम में निपटारा होगा तभी उसके बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में वो वाहन या सामग्री जब तक कलेक्टेड में ही जो है रखी रहेगी। ठीक है, थाने में रखी रहेगी, उनके नियंत्रण में जो है, कलेक्टर महोदय के नियंत्रण में रहेगी। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है अब हमें 48 पढ़ना है। ठीक है, अपराध का शमन करने और शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति। ठीक है, तो जो आबकारी आयुक्त या कलेक्टर अपराधों का शमन यानी राजीनामा करने की शक्ति और शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसकी अनुज्ञप्ति अनुज्ञा पत्र या पास धारा 33 के खंड का या खा के अधीन रद्द किए जाने या निलंबित किए जाने के दायित्वाधीन हो। इस धारा 31 के अधीन कोई भी व्यक्ति है जिसके पास लाइसेंस था, अनुज्ञा पत्र था या पास था और उसकी ऐसी कंडीशन बन गई है कि भाई इसका लाइसेंस या तो रद्द होगा या निलंबित होगा, तो कलेक्टर या जो आयुक्त हैं उसको माफ़ कर सकते हैं, उससे राजीनामा कर सकते हैं, साथ ही लगा सकते हैं कि भाई आप 50 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 20,000 रुपया जो है आप ऐसा मतलब जो है कर सकते हैं। लेकिन जो पैसे मैंने बताए हैं आपको 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख इसलिए बताए कि ऐसा दोस्तों नहीं होता है। 10,000 से अनधिक की शास्ति अधिरोपित करेगा। ठीक है, कितनी, कम से कम 10,000 रुपये से अधिक का जुर्माना जो है नहीं लगाएगा। 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा के और उसको छोड़ सकता है और उससे कह सकता है कि भाई अब ठीक है, आप जो है दोबारा जो है आप अपना काम धंधा फिर से चला सकते हैं। ठीक है, 10,000 रुपये से अनधिक की जो शास्ति प्रतिगृहित कर सकेगा। ठीक है, और जो है जुर्माना इस तरीके से अधिरोपित करके और उसको, लेकिन जो वस्तुएं उल्लंघन में जब्त की गई हैं उनको अधिग्रहण का आदेश भी दे सकता है। और 10,000 रुपये का जुर्माना, 10,000 से अधिक का जुर्माना नहीं लगा सकता है और चाहे तो उनको राजीनामा करके छोड़ सकता है, नहीं तो 31 में रद्द या निलंबित जो है तीनों चीज़ों को या तीनों में से एक को कर ही सकता है जिसके पास जो है। 48 का आबकारी आयुक्त कलेक्टर द्वारा शास्ति अधिरोपित करने के लिए विशेष उपबंध, ये विशेष उपबंध करती है। धारा 48 धारा 1 के दिन भेद की गई 10,000 रुपये की शास्ति की सीमा के होते हुए आबकारी आयुक्त कलेक्टर नियमानुगत्य शर्तों की सीमा के उल्लंघन दिशा में ऐसे नियमानुगत्य शर्तों में उपबंध सीमा तक शास्ति अधिरोपित कर सकते हैं। चलो, ये 10,000 की सीमा तो है ही। 48 का ये संशोधन कर दिया गया है कि कलेक्टर महोदय या आबकारी आयुक्त चाहें तो जितनी जुर्माना अलग अलग अपराधों के लिए इसमें अधिनियम में है उस सीमा तक जो है जुर्माना बढ़ा भी सकते हैं। 49 कहती है तंग करने वाली, तलाशी, अभिग्रहण, निरोध या गिरफ्तारी करने वाली आदि कानून के लिए शास्ति। धारा 52 के अधीन जो भी किसी व्यक्ति की यहाँ जबरदस्ती पैसा वसूलने के लिए या तंग करने के लिए मात्र कोई भी अधिकारी तलाशी करते हैं या व्यक्ति को निरोध करते हैं, गिरफ्तारियाँ करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। 39 कहती है 3 मास तक की सजा हो सकेगी और 500 रुपये तक का या 500 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकेंगे। अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आता है अध्याय 7 का। 7 के बाद 7 का 8 नहीं आया, 7 का आया जीवन के विरुद्ध अपराधों के लिए शास्ति। ऐसे अपराध जो जीवन के विरुद्ध हैं। 49 का मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त मदिरा की आयात आदि के लिए विकृत स्पिरिटयुक्त निर्मित को परिवर्तित करने या परिवर्तित करने का प्रयास करने के लिए दंड। ऐसी मदिरा जो मानवीय रूप से अनुपयुक्त या स्पिरिटयुक्त है, जो मानवीय उपयोग के लिए नहीं है, ठीक है, और उसका आयात करना या उसको उपयोग के लिए परिवर्तित करने के लिए शास्ति का उपबंध 49 काम है। तो जो भी ऐसे इनका विकल्प निर्माण वगैरह करेगा या बोतलों में भरेगा या ऐसा इनका प्रयत्न करेगा कि ये मानवीय उपयोग इसका किया जाए, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे जो है दंड की व्यवस्था जो है की गई है। ठीक है, तो दंड 3 प्रकार से इसमें दिया गया है। ठीक है,
तो उस स्थिति में जबकि यथास्थिति ऐसी मंदरा विकृत स्फटियुक्त निर्मित स्फटिक या परिवर्तित विकृत स्फटिक नंबर 1 मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाई जाती है। कारावास जो 2 मास से कम का नहीं होगा किंतु 2 वर्ष तक का हो सकेगा, दंड नहीं होगा, जुर्माने से दंड। ऐसी मंदरा पिलाने का प्रयास किया गया या बोतलों में भरा गया विक्रय के लिए जो मानवीय उपयोग की अनुपयुक्त थी, 2 मास से कम की नहीं होगी, 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंड नहीं होगा। और ऐसी मदिरा से अब किसी व्यक्ति को क्षति हो गई है मान लो, तो फिर कारावास 4 मास से कम का नहीं होगा और 4 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने दंड नहीं होगा। और ऐसी मदिरा के उपयोग से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो 2 वर्ष से कम का नहीं होगा, 10 वर्ष तक का हो सकेगा, जुर्माने से दंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है। आपने विदेशी मदिरा ऐसी बोला जो अनुपयुक्त थी या स्पिरिट और विकृत मदिरा को आपने परिवर्तित करके जबरदस्ती उल्टा सीधा करके बेचा लोगों को और वो केवल अनुपयुक्त पाई गई तो 2 मास तक की सजा से कम नहीं होगी, वो 2 वर्ष तक की हो सकेगी। यहाँ 4 मास से कम नहीं होगी और 4 वर्ष तक की हो सकेगी। और यहाँ पे अगर कोई मर गया तो 2 वर्ष से कम नहीं होगी, 10 वर्ष तक की हो सकेगी। और द्वितीय पश्चातवर्ती अपराध किया गया है तो अगर ये पहला वाला किया है यहाँ पे कि अनुपयुक्त पाई गई है तो 6 माह से कम का कारावास नहीं होगा, 4 वर्ष तक का हो सकेगा। दूसरे खंड में किसी व्यक्ति को अगर क्षति पहुंची है तो 1 साल से कम का नहीं होगा, 6 वर्ष तक का हो सकेगा। और तीसरी कंडीशन है 5 वर्ष से कम का नहीं होगा, 10 वर्ष तक का हो सकेगा। कोई मर गया है और दोबारा जो है उपयोग किया गया तो इस तरीके से ये जो है अपन ने 749 का पढ़ी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अध्याय 7 का है, नया जोड़ा गया है। आता है अध्याय 8 अपराधों का पता चलाना, अन्वेषण तथा विचारण। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। बुधारा तथा अन्य व्यक्ति इत्तला देंगे तो जो इनके भी भूमि में भांग वगैरह की खेती वगैरह हो गई है या कुछ भी उससे संबंधित अपराध होगा तो उनका कर्तव्य होगा कि वो इत्तला दें। ठीक है, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो ना ही इसमें जो है मजिस्ट्रेट को या भू राजस्व अधिकारी को किसी को सूचना दें। विनिर्माण और विक्रय के स्थानों में प्रवेश तथा निरीक्षण करने की शक्ति। आबकारी आयुक्त या कलेक्टर या कोई भी आबकारी अधिकारी जो ऐसे पद से निम्न न हो जैसे राज्य सरकार अधिसूचना व्यवस्था करे तो कलेक्टर और आबकारी आयुक्त तो जा ही सकते हैं। अन्य कोई ऐसा अधिकारी जिसको राज्य सरकार नियुक्त करे उससे नीचे का व्यक्ति नहीं जाएगा, वो या उससे समकक्ष या उससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति दिन में या रात में किसी भी समय किसी ऐसे स्थान में जिसमें कि कोई भी अनुज्ञप्त विनिर्माता किसी मादक द्रव्य का निर्माण या उसे भंडारित करता हो प्रवेश कर सकेगा और निरीक्षण कर सकेगा। जहाँ भी शराब वगैरह बन रही है दिन या रात में कहीं भी जो है तलाशी ले सकता है। उन घंटों के जिनके दौरान विक्रय की अनुज्ञा हो किसी भी समय किसी भी ऐसे अन्य समय जहाँ मान लो खुला रहता है कोई भी ठेका तो वहाँ भी उस घंटों में निरीक्षण के समय पहुँच सकता है। और काका क्या कर सकता है कि लेखा और रजिस्टरों की परीक्षा कर सकता है। ऐसे स्थान में पाई जाने वाली किन्हीं सामग्री भपकों पात्र उपकरण साहित्य मादक द्रव्य की परीक्षा जांच माप या तौल कर सकेगा। सबको कि भैया कम तो नहीं बेच रहे हो या आप सब कुछ बढ़िया है व्यवस्थित है, ये सारी जाँच कर सकता है। अब आती है 52 वारंट के बिना गिरफ्तार करने अधिग्रहण की दायित्व वस्तु का अधिग्रहण करने और तलाशी लेने की शक्ति। तो वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। धारा 52 के अंतर्गत जो जिन व्यक्तियों का वस्तुओं का अधिग्रहण किया जाना उनको अपने अभिग्रहण में कब्जे में ले सकती है। ठीक, और तलाशी लेने की शक्ति धारा 52। कोई भी आबकारी अधिकारी या कोई भी पुलिस अधिकारी जो ऐसे पद से निम्न न हो जैसे राज्य सरकार नियुक्त करे। ठीक है, अधिसूचना द्वारा राजस्व विभाग का कोई भी एक अधिकारी या अधिकारियों का वर्ग ऐसे निबंधनों की अध्ययन रहती हुई जैसे कि राज्य सरकार विहित करे तथा ऐसे निमित्त राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा सम्यक रूप से सशक्त कोई भी अन्य व्यक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो धारा 23 का 34 35 36 36 का 36 खा गा 37 38 का 40 या 49 का अधीन दंडनीय अपराध करता हुआ पाया वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा। इन धाराओं के अंतर्गत अपराध का बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा। किसी मादक द्रव्य या अन्य वस्तु के जिसके की संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वैसा नियम के या आबकारी राजस्व के संबंध समय किसी अन्य विधि के अधीन अधिग्रहण के लिए दायी अभिग्रहण करेगा तब उन्हें निरुद्ध करेगा, अपने पास जो है रख लेगा। ठीक है, किसी व्यक्ति को जिस पर और किसी भी जलयान बेड़ायान पशु पैकेज पात्र या आवेशक जिसमें या जिस पर किसी ऐसी वस्तु होने का संदेह या उसके पास उपयुक्त कारण है निरुद्ध कर सके तथा उसकी तलाशी ले सकेगा। ठीक है, वाहन वगैरह भी जब्त कर सकेगा। जब किसी व्यक्ति पर यह अभियोग लगाया जाए कि उसके संबंध में व्यक्तिगत रूप से यह संदेह किया जाए कि उसने इस अधिनियम के अधीन अपराध किया है और ऐसे अधिकारी द्वारा पूछे जाने पर अपना नाम पता वगैरह नहीं बताया तो उसको भी जो है गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, मजिस्ट्रेट की वारंट जारी करने की शक्ति। इन धाराओं के अंतर्गत जो ऊपर लिखी थी अगर उसको मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये कहीं इत्तला है तो वारंट जारी कर सकता है कि यहाँ पर तलाशी ली जाए। ठीक है, कोई भी इसमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। वारंट के बिना तलाशी लेने की शक्ति।
ठीक है। तो इनकी इन धारा के दिन अगर उसको लगता है कि कहीं अपराध हो रहा है तो वही स्वयं के स्वयं हम वही अधिकारी या जिनको राज्य सरकार नियुक्त कर उससे नीचे का ना हो जाके ले सकते हैं, वो कर सकते हैं धारा 54। कोई विशेष समय अलग से पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। 54 का इम्पोर्टेंट है, इसको जो है आप याद कर सकते हैं। बाधा या हमले के लिए वारंट के बिना गिरफ्तारी। कोई भी आबकारी अधिकारी जो ऐसे पद से निम्न है जिस राज्य सरकार नियुक्त करे किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो किसी उसके कर्तव्य के निष्पादन में बाधा डाले या उस पर हमला करे वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। परंतु इस धारा का दिन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की जमानत गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति द्वारा मंजूर की जाएगी यदि यथार्थी मजिस्ट्रेट समक्ष अथवा पुलिस या आबकारी आयुक्त के समक्ष उसकी संजय की पर्याप्त जमानत दी जाए। ठीक है, तो वो जमानत पर उसको छोड़ भी सकता है। ठीक है। अन्वेषण के मामलों में आबकारी अधिकारियों की शक्तियाँ। ठीक है, तो जो अन्वेषण करेंगे, जो आबकारी अधिकारी वगैरह करेंगे, इनको सीआरपीसी की पावर्स होगी और ये पुलिस अधिकारी माने जाएंगे। और जितने क्षेत्र के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है वो उनका थाना के अंदर जो भी बाहर के भरसाधक अधिकारी को पावर होती है वो उनका उतना क्षेत्र उनका थाना माना जाएगा और वो सारी की सारी पावर्स उनको जो है होंगी। ठीक है, 55 में इतना ही आपको जो है याद रखना है। आती है 56 अन्वेषण अधिकारी द्वारा रिपोर्ट। तो धारा 55 की उपधारा 1 के अधीन से सख्त किए गए किसी आबकारी अधिकारी द्वारा अन्वेषण किए जाने पर यह प्रतीत होगी अभियुक्त के अभियोजन को न्याय ठहराने की पर्याप्त साक्ष्यों से लगता है कि हाँ ये इसको अपन साबित कर लेंगे और ये दोषी पाया जाएगा, तो अन्वेषण अधिकारी जब धारा 55 की उपधारा 1 के दिन कार्रवाई ना करे एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। और जब कार्रवाई ना करे कि उसने क्यों कार्रवाई नहीं की, वो कार्रवाई करे तो भी न्यायिक मजिस्ट्रेट को जो सारी की सारी रिपोर्ट भेजेगा और वो पुलिस रिपोर्ट समझी जाएगी। ठीक है, और वो सशक्त होगा कि उस अपराध पर संज्ञान ले और काम करे। सारी की सारी रिपोर्ट कहाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ सौंपी जाएगी। ठीक है। आबकारी अधिकारी द्वारा रिपोर्ट। जहाँ कलेक्टर की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का आबकारी अधिकारी द्वारा रिपोर्ट। जहाँ कलेक्टर की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का कोई आबकारी अधिकारी अधिनियम के दिन कोई गिरफ्तारी अभिग्रहण या तलाशी करता है, वहाँ ऐसी गिरफ्तारी अभिग्रहण का तलाशी के पश्चात 24 घंटे के भीतर ऐसी गिरफ्तारी अभिग्रहण तलाशी की समस्त विशिष्टियों की पूर्ण रिपोर्ट अपने निकटतम वरिष्ठ अधिकारी करेगा और तब तक की धारा 59 के दिन जमानत प्रदर्शित न कर ली जाए। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को या अभिकृत की गई किसी चीज़ को विचारणा न्यायालय के लिए संविधान से पूर्ण न्यायालय मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगा। 24 घंटे के अंदर कोई भी अधिकारी जो कलेक्टर से नीचे का हो वो अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना देगा और कहाँ मजिस्ट्रेट जब तक जमानत पर नहीं छोड़ा गया वहीं मुचल के वगैरह पे तो मजिस्ट्रेट के यहाँ जो है पेश करेगा। 57 का पुलिस अभिगृहित वस्तुओं का प्रभार लेगी। जो ही वस्तुएं अभिग्रहण की गई पुलिस उनको अपने प्रभार में ले लेगी, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। गिरफ्तारी तलाशी आदमी किस प्रकार की जाएंगी, तो गिरफ्तारियाँ तलाशी आदमी कैसे होगी। ठीक है, तो जो है इस अधिनियम के अभिव्यक्त जो बंद किए गए उससे भिन्न सीआरपीसी उस पर लागू होगी और उसी के अनुसार गिरफ्तारियाँ तलाशियाँ और सबकी जो है किया जाएगा। 59 वारंट के बिना गिरफ्तारी के मामले में उपसंजाति के लिए प्रतिभूति। जहाँ वारंट के बिना गिरफ्तारी की गई है वहाँ पर उपस्थिति के लिए प्रतिभूति का प्रावधान 59 करती है। जहाँ धारा 59 का के बिना जैसा अपराधों के सिवा 59 का जो अपराध किए गए हैं उनके अलावा क्योंकि 59 काम अभी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इस अधिनियम के दिन दंडनीय समस्त अपराध अंतर्गत जमानती होंगे। ठीक है, सभी अपराध कैसे होंगे, जमानती होंगे। 59 का को जो है छोड़कर 59 का में बताया गया है कि कौन से अपराध जो है अजमानती होंगे, उनको छोड़कर सारे अपराध कौन क्या होंगे, जमानती होंगे। 59 का में बताई गई है कि कौन कौन चीज़ें अजमानती होंगी, बाकी सारे अपराध क्या होंगे, जमानती होंगे। जब कोई व्यक्ति उस व्यक्ति या अधिकारी द्वारा जैसे कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ने का प्राधिकार न वारंट पर गिरफ्तार किया न किया जाकर अंत गिरफ्तार किया गया हो तो वही ऐसे निकटतम आबकारी अधिकारी के देखो जब कोई व्यक्ति जमानत पर छोड़ने का प्राधिकार नहीं है और वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया है तब क्या कंडीशन होगी। ऐसे निकटतम आबकारी अधिकारी के जैसे कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने का प्राधिकार हो उसके पास ले जाएगा या पुलिस थाने के निकटतम वारसाधक अधिकारी के जो भी निकटतर हो समक्ष पेश किया जाएगा या भेजा जाएगा। ठीक है, तो जाके उसको जो अगर खुद जमानत नहीं दे सकता है तो आबकारी अधिकारी के समक्ष या पुलिस थाने के वारसाधक अधिकारी के पास ले जाएगा। जब कभी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि अधिनियम के दिन वारंट पर गिरफ्तार न अगर वारंट पर गिरफ्तार किया गया है तो फिर कहाँ ले जाना है, जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया है वहाँ पे। लेकिन अगर वारंट के बिना गिरफ्तार किया है और जमानत पर छोड़ सकते वो व्यक्ति नहीं छोड़ सकता जिसने गिरफ्तार किया है, तो या तो आबकारी अधिकारी के यहाँ या पुलिस अधिकारी के यहाँ वो जो ले जाएगा। जब कभी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि इस अधिनियम के दिन वारंट पर गिरफ्तार न किया जाकर गिरफ्तार किया हो जमानत देने के तैयार हो ऐसे अधिकारी द्वारा जैसे कि गिरफ्तार ये व्यक्ति जमानत पर छोड़ने का प्राधिकार हो तो वो जमानत पर छोड़ देगा, बंद पत्र बढ़ा लेगा, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, सीआरपीसी यहाँ पे लागू होगी इससे हम जो कि 447 444 440 449
कि जो ये आवश्यक बंधन लागू होंगे। 59 का अधिनियम के दिन कतिपय अपराध अजमानती होंगे। तो 59 का बताती है कि कौन कौन से अपराध अजमानती होंगे। ठीक है, तो CRPC में किसी बात के होते हुए भी 59 का के अधीन दंडनीय किसी अपराध में अभियुक्त किसी व्यक्ति के संबंध में या ऐसे व्यक्ति के संबंध में ऐसा व्यक्ति नहीं जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाएगा नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति धारण कर रहा है। तो अगर वो अनुज्ञप्ति धारण करने वाला व्यक्ति नहीं है तो, और जो धारा 34 उपधारा 1 के खंड का या खंड का के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध में अभियुक्त है के संबंध में, और जहाँ ऐसे अपराध का पता लगाते समय या उसके दौरान पाई गई महिला की मात्रा 50 वर्ग लीटर से अधिक किसी भी न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत का कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि वो अनुज्ञप्ति धारक नहीं होना चाहिए, लाइसेंसधारी नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, उसने धारा 34 की उपधारा के खंड का और खा के अंतर्गत कोई अभियुक्त अपराध है, का और खा के अंतर्गत। ठीक है, और ऐसे अपराध के संबंध में जब भी वो जांच वगैरह की गई, तलाशी ली गई, तो जो मादक द्रव्य था इसकी मात्रा 50 वर्ग लीटर से अधिक थी, तो फिर जो है, और उसके पास लाइसेंस था नहीं चूँकि इतनी मात्रा लेने का, तो फिर वो उसका कोई भी अग्रिम जमानत ना हाई कोर्ट कोई भी या कोई भी कोर्ट उसको अग्रिम जमानत जो है नहीं देगी। ये 59 का प्रावधान करती है। धारा 49 का के अधीन दंडनीय किसी अपराध में अभियुक्त किसी व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति को जो ऐसा व्यक्ति नहीं है, ऐसा मतलब अग्रिम जमानत मतलब अजमानती है ऐसे अपराध, ऐसा अधिनियम, क्योंकि ये अग्रिम जमानत कहाँ दी जाती है, अग्रिम जमानत दी जाती है कहाँ, अजमानती अपराधों में। और यहाँ पर ये बताया गया है कि अग्रिम जमानत का कोई आवेदन नहीं लगेगा, क्योंकि ये अजमानती अपराध हैं जो भी 50 वर्ग लीटर से ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर अजमानती अपराध होते हुए भी अग्रिम जमानत कोई भी न्यायालय अग्रिम जमानत का आवेदन नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि जो जमानती अपराध होंगे उसमें तो अग्रिम जमानत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैसे उनको तो जमानत पर छोड़ दिया जाना है थाने से। ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि 49 का के अधीन दंडनीय किसी अपराध में अभियुक्त किसी व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति को जो ऐसा व्यक्ति नहीं जो अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति कर रहा है, और धारा 34 की धारा 1 के खंड का या खा के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध में अभियुक्त है कोई, यहाँ ऐसे अपराध का पता लगाते समय या उसके दौरान पाई गई मात्रा 50 वर्ग लीटर से अधिक 50 वर्ग लीटर से अधिक जमानत पर या स्वयं उसके बंद पत्र पर तब तक निर्मुक्त नहीं किया जाए जब तक कि लोक अभियोग को ऐसी निर्मुक्ति के आवेदन का विरोध करने का अवसर ना दे दिया जाए। ठीक है, और जो रेगुलर जमानत है तब तक नहीं दी जाएगी जब तक उसको लोक अभियोग को जमानत का विरोध करने का अवसर ना दे दिया गया हो। ठीक है, न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता है कि युक्त आधार है कि ये कोई अपराध जो दोषी नहीं है और वह जमानत पर रहेगा तो कोई भी अपराध नहीं करेगा, और इसने प्रथम दृष्टया अपराध नहीं किया तभी जमानत दी जाएगी, अन्यथा की स्थिति में जो है 50 वर्ग लीटर में जमानत नहीं दी जाएगी। ठीक है, परंतु कोई भी न्यायालय ऐसे व्यक्ति को जहाँ वह धारा 34 की उपधारा 1 के खंड का या खा के अंतर्गत आने वाले किसी ऐसे अपराध संबंधित है जिससे वह अपराध का पता लगाते समय दौरान 50 वर्ग लीटर से अधिक 60 दिन से अधिक की कुल अवधि के लिए तथा जहाँ वह धारा 49 का के अधीन किसी अपराध संबंधित वहाँ 120 दिन से अवधि की कुल अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध रखने के लिए कोई आदेश पारित नहीं करेगा तथा यथास्थिति 60 दिन या 120 दिन की अधिक कालावधि का अवसान हो जाने पर और रिपोर्ट या शिकायत न किए जाने की दिशा में अभियुक्त जमानत प्रस्तुत करने पर निर्मुक्त कर दिया जाएगा। अगर 50 वर्ग लीटर से ज़्यादा मात्रा पाई गई है तो 60 दिन, और 49 का कोई अपराध किया है तो 120 दिन की अवधि तक ही निरुद्ध रखा जाएगा। अगर इसके बीच में कोई पुलिस रिपोर्ट या शिकायत नहीं आती है तो उसको जो है निर्मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, जमानत मंजूर करने के लिए खंड 2 में निर्दिष्ट परिसीमा दंड प्रिय संहिता 1973 या जमानत मंजूर करने के संबंध में किसी अन्य विधि के अन्य विहित परिसीमाओं के अतिरिक्त है, ये जो है एक्स्ट्रा है। ठीक है, अगर ये आपको परंतु वाला ना कोई समझ में आया हो तो मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, परंतु कोई भी न्यायालय ऐसे व्यक्ति को जहाँ धारा 34 की उपधारा 1 के खंड का और खा के अंतर्गत अपराध हुआ है, कहाँ हुआ, का और खा के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, ऐसे अपराध का पता लगाते समय मात्रा कितनी है, 50 वर्ग लीटर से अधिक है, 60 दिन से अधिक की कुल अवधि के लिए तथा जहां वह धारा 49 का के अधीन किसी अपराध से संबंधित वहाँ 120 दिन से अधिक की कुल अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध रखने के लिए कोई आदेश पारित नहीं करेगा इससे ज़्यादा के लिए, तथा यथास्थिति 60 दिन या 120 दिन की ऐसी कालावधि के अवसान हो जाने पर अवसान हो गया और रिपोर्ट या शिकायत न किए जाने की दिशा में अभियुक्त जमानत प्रस्तुत करने पर निर्मुक्त कर दिया जाएगा जब कोई शिकायत ना की जाए या रिपोर्ट ना की जाए।
ठीक है, अन्यथा की स्थिति में इससे ज़्यादा अनुरोध जो है नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जो है यहाँ पर पुलिस रिपोर्ट मतलब चालान पेश नहीं किया जाएगा, तब की कंडीशन है ये। ठीक है, अगर 60 दिन के अंदर या 49 काम 120 दिन के अंदर इतना टाइम है, अगर चालान पेश नहीं किया जाता है तो फिर उसको जमानत पर जो है छोड़ने का लाभ जो है, जमानत का लाभ उसको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों पुलिस जो है इसके पहले ही चालान पेश कर देती है। अभियोजनों का निर्बंधन नहीं करेगी, तो जिस दिन मान लो ऐसा नहीं है कि 90 दिन बीत गए, 60 दिन बीत गए और अब जो है चालान पेश नहीं किया और अपन ने आवेदन लगाया 70 दिन, तो जमानत हो ही जाएगी। तो जमानत मिलने से पहले अगर चालान पेश हो गया, डायरी मंगाई और उन डायरी के साथ में जो है चालान अगर पेश कर दिया साथ में, ठीक है, तो फिर वो इसको जमानत का लाभ इन दिनों का जो है लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, ना 120 दिन वाला ना 60 दिन वाला। अगर वो अगर चालान पेश किसी भी चार्जशीट पेश करता ही नहीं है तब उनको इस चीज़ों का जो है लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं। अभियोजनों का निर्बंध है एक सर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई भी न्यायालय। ठीक है, तो इसमें जो है मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, बहुत ही शानदार चीज़ है, थोड़ा सा ये स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति अनुज्ञापत्र या पास किसी शर्त के उल्लंघन के लिए जब कोई भी उल्लंघन किया जाता है, धारा 34, 37, 38 का 39 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान कलेक्टर के या जिला अधिकारी से अन्य पद से आने किसी ऐसे अधिकारी जैसे कलेक्टर द्वारा नियमित प्राधिकार किया जाए परिवाद या रिपोर्ट पर ही। ठीक है, तो कलेक्टर या संबंधित जिला अधिकारी के जो है ठीक है, कलेक्टर या जिला आबकारी अधिकारी से अन्य माने इससे नीचे का नहीं होगा। ठीक है, इनके द्वारा जो भी प्राधिकृत किया जाए उनके द्वारा परिवाद पर या रिपोर्ट पर ही जो है संज्ञान लिया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं लिया जाएगा। इस अधिनियम की धारा 49 से भिन्न किसी धारा के अधीन दंड किसी अपराध का संज्ञान किसी आबकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी परिवाद रिपोर्ट पर ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। केवल धारा 49 का अपराध का कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं करेगा। ठीक है, और राज्य सरकार की मंजूरी के सिवाय कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट अगर 6 महीने के भीतर कोई भी, जैसे मान लो आज कोई शराब पकड़ी गई या कोई अपराध हुआ है और 6 महीने तक अगर उसके संबंध में उसकी कार्रवाई संसदीय न्यायालय में नहीं की गई है, ठीक है, और 6 महीने का क्या हो गया, 6 महीने का जो है अवसान हो गया है। ठीक है, इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। राज्य सरकार की विशेष मंजूरी के सिवा कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट इस अधिनियम या उसके अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक कि अभियोजक उस तारीख से जिसको उस अपराध का किए जाना अभिकथित 6 मास के भीतर संस्थित ना किया गया हो। अभियोजन अगर 6 महीने के अंदर जो है चार्जशीट पेश नहीं की जाती है, कार्रवाई न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की जाती है और 6 महीने बीत चुके हैं, तो फिर राज्य सरकार की या उसके द्वारा निमित्त प्राधिकारी कलेक्टर महोदय की पूर्व मंजूरी के बिना जो है मामला संस्थित नहीं किया जाएगा। पहले मंजूरी लेना पड़ेगी, उसके बाद ही मामला जो है न्यायालय में संज्ञान में आएगा और उसको रजिस्टर्ड किया जाएगा। तो 61(2) यह प्रावधान करती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रावधान है 61 का। ठीक है, ये जो है अभियुक्त को क्षमादान। ठीक है, तो ये 61 का 307 से संबंधित है। 307 के अगर कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है और सरकारी गवाह बनने के लिए जो साक्षी बनने के लिए कोई तैयार है व्यक्ति कि हम सारी घटना बता रहे हैं, तो उसको छोड़ने का क्षमादान देने की शक्ति राज्य सरकार को है कि हम आपको छोड़ देंगे और आप जो है इनके संबंध में जो है आप इसको दे दें। अध्याय 8 का आता है अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध। 61 का परिभाषा अनुसूचित क्षेत्र जो लिस्टें बना दिए जाएंगे से अभिप्रेत भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार अनुसूचित क्षेत्र। अनुच्छेद 244 खंड 1 में जो निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र किए गए हैं वही माने जाएंगे। ग्राम पंचायत तथा ग्राम पंचायत का वही अर्थ होगा जो मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत राज अधिनियम 1993 में उनके लिए दिया गया है। अनुसूचित जनजाति का वही अर्थ है। ठीक है, जो 342 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, जनजातियाँ। ठीक है, तो 342 में जो है कार्य क्षेत्र का इसको पढ़ना नहीं है अपन को। ठीक है, तो इस तरीके से अपन जो है अब आगे बढ़ जाएंगे।
ठीक है। 61 पर अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अधिनियम के कतिपय उपबंधों से छूट होगी। जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं 61 पर इसको पढ़ देते हैं। इस अधिनियम के उपबंध आसवन द्वारा देसी मंदरा के विनिर्माण उसके कब्जा उपयोग के संबंध में अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं होंगे। तो अनुसूचित क्षेत्र बनाया गया है और कुछ जातियाँ उन्हें बनाई गई हैं, वो आसवन द्वारा महुआ वगैरह की अगर शराब बनाती है तो उनको छूट दे दी जाती है कि अपने उपयोग के लिए इतनी सीमा तक बना सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के सदस्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए आसवन द्वारा देसी मदिरा का निर्माण कर सकेंगे। अर्थात अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति सदस्य द्वारा देसी मदिरा का निर्माण केवल घरेलू उपभोग तथा सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर उपभोग के प्रयोजन के लिए किया जाएगा। इस प्रकार बरामद की गई देसी मदिरा का विक्रय नहीं किया जाएगा, वो खुद के उपयोग के लिए। ठीक है। इस प्रकार बरामद की गई देसी मदिरा कब्जे की अधिकतम सीमा प्रति व्यक्ति 4.5 लीटर और प्रति गृहस्थी 15 लीटर तथा विषय वस्तु सामाजिक तथा धार्मिक समारोह में 45 लीटर तक की जो है हो सकेगी। ठीक है। तो प्रति व्यक्ति के लिए 15 लीटर 4.5 लीटर और एक परिवार के लिए शादी गृहस्थी है 15 लीटर। ठीक है। और धार्मिक समारोह या कोई अवसर है शादी विवाह वगैरह तो 45 लीटर वो है जो है बना सकते हैं। इतनी सीमा से ज़्यादा नहीं बना सकता। 4.5 लीटर एक व्यक्ति बना सकता है। ठीक है। कब्जा रख सकता है, परंतु ग्राम सभा देसी मदिरा कब्जे की सीमा को कम भी कर सकती है कि इससे ज़्यादा नहीं बनाया जाएगा। गृहस्थी से अभिप्रेत इस व्यक्ति का कोई समूह जो घरेलू इकाई के सदस्यों के रूप में संयुक्त रूप से निवास तथा भोजन करता है। 61 इंगा आती है मादक द्रव्यों के विनिर्माण विक्रय आदि विनियमित करने तथा प्रसिद्ध करने की ग्राम पंचायत की सकती है। कोई ज़्यादा ऐसे में पूर्ण नहीं, वो कर भी सकती है। 61 इंगा में इतना प्रावधान, इतना ये आपको याद रखना है। ठीक है। और कोई इसमें अब आता है अध्ययनों प्रक्रिया, तो नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार की है। ठीक है। धारा 62 में इतना ही याद रखना है, इसमें ज़्यादा अपन को याद रखने की जरूरत नहीं है। 63 कहती है नियम तथा अधिसूचनाओं का प्रकाशन। इस नियम के दिन जो भी नियम बनाए जाएंगे वह राजपत्र में गजट में जो है प्रकाशित किए जाएंगे। ठीक है। शासन को शुद्ध धनों की वसूली, जो शासन को शुद्ध धन शुद्ध हो जाते हैं, ठीक है, कि सरकार को वसूले जाने तो वो कैसे वसूले जाएंगे। ठीक है। सब निम्नलिखित धन अर्थात समस्त आबकारी आगम, कोई भी हानि जो समय ये सब जो है कलेक्टर द्वारा राजस्व की तरह वसूल कर ली जाएंगे। कोई बड़ी दिक्कत की बात इसमें नहीं है, आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है उसमें। ठीक है। व्यतिक्रम करने वाले की संपत्ति पर सरकार का धारणाधिकार आप जानते होंगे। अगर कोई व्यक्ति आपका कोई चीज़ नहीं देता है तो आप दूसरी चीज़ जो उसके पास है वो आप उसको धारणाधिकार कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को पास आपने अपनी घड़ी सुधरवाने के लिए डाली और 20 रुपये उसकी सुधरवाई हुई, जब तक आप उसके 20 रुपये नहीं देते हैं तब तक उसका धारणाधिकार होगा कि वो आपकी घड़ी वापस ना करे। तो 65 इसको अपन पढ़ लेते हैं। व्यतिक्रम करने वाले की संपत्ति पर सरकार का धारणाधिकार। इस अधिनियम के अधीन अनुव्यक्ति या पट्टा धारण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की जाने की दिशा में उसकी समस्त डिस्टिलरी ब्यूररी या भंडागार या दुकान के भवनों फिटिंग या साधन तथा किसी भी डिस्टिलरी ब्यूररी भंडागार या दुकान के परिसरों पर या उन पर धारित मादक द्रव्यों के उनके विनिर्माण सामग्री की समस्त स्टॉक को आबकारी आगम अधिकारी किसी भी दावे की तुष्टि या यहाँ व्यतिक्रम द्वारा सरकार को ही किन्हीं भी हानियों के संबंध में किया जा सकेगा। ऐसे दावे की जो विक्रय आगम पर प्रथम प्रभार होगा तुष्टि के लिए भेजा जा सकेगा। ठीक है। उसको लगता है कि आपने कोई हानि सरकार को की है या सरकार को कोई संदाय नहीं किया है, तो सारा का सारा अपने धारणाधिकार में ले लेगा और उसको विक्रय करके अपना पैसा वसूल कर लेगा। 66 कहती है व्यक्तियों मादक द्रव्यों को इस नियम की उपबंधों से छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति। राज्य सरकार चाहे तो छूट दे सकती है, कोई बड़ी बात 66 में नहीं केवल शक्ति है, छूट इतना याद रख लेना है। इस अधिनियम के दिन कार्य करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण। ठीक है। तो ये सद्भावपूर्वक कार्रवाई की अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके लिए छूट देती है धारा 67। कोई भी अधिकारी वगैरह करता है और बाद में अगर वो गलत पाई जाती है तो कोई मतलब उसको उसने सद्भावपूर्वक पूरी सम्यक सतर्कता के साथ काम किया है तो उसको जो है छूट दी जाएगी। वादों के लिए परिसीमा, किसी भी ऐसी बात के संबंध में जैसे कि नियम के अनुसार में की गई हो जिसका किया जाना चुकना भी कहते सरकार के विरुद्ध या किसी भी आबकारी पुलिस या बुरा या अधिकारी के विरुद्ध कोई बात अब तक प्रस्तुत नहीं की है जब तक कि बात परिवारगत कार्यता 6 माह के भीतर बात संतुष्ट ना कर दिया गया हो। तो 6 माह के अंदर बात संतुष्ट करना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में विशेष मंजूरी सरकार से लेना पड़ेगी। अधिनियमों का निर्देशन अनुसूची में वर्णन अधिनियम उसके चौथे काला में निर्धारित की गई सीमा तक इधर द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो यहाँ पे 59 अनुसूचियाँ हैं, ये इसको कोई बड़ी बात नहीं है, 2 अनुसूचियाँ हैं इसमें। इस तरीके से हमने इस पूरे एक्ट को पढ़ा। अगर अच्छा लगा हो आपको तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आपने इसको मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।